Hello, everybody, and thank you for joining STBG Academy. मैं शौक शुभम उपाध्याय, आई एम योर केमिस्ट्री मेंटर। और आज मैं वापस आ गया हूँ। देखो, बहुत दिन से डिमांड हो रहा था कि सर एमयू बीएससी के लिए कुछ करिए। तो यार देखियो, एमयू बीएससी के लिए ना पूरा का पूरा पीवाईक्यू मतलब पूरी की पूरी केमिस्ट्री का पेपर आज हम डिस्कस कर रहे होंगे। हाँ जी, जितने पिछले 5 या 6 सालों में जितने भी केमिस्ट्री पेपर के अंदर सवाल आए हैं, वो सभी क्वेश्चंस को मैंने पिकअप कर लिया है। ठीक है, और आज के इस वीडियो में हम पूरी केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व कर रहे होंगे। तो देखो यार, एमयू बीएससी के लिए थोड़ा लेट लगा, लेकिन कंटेंट प्योर मिलेगा आप सभी को भी। तो ये स्पेशली एमयू बीएससी के लिए होने वाला है। बहुत सारा कमेंट भी आया था और कई बार सेशन के अंदर ही बोले गए थे कि सर एमयू बीएससी के लिए कुछ कीजिए, तो क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक है तो उसके लिए हमने फुल प्लान कर रखा है। केमिस्ट्री का पेपर है, ठीक है। इस फुल केमिस्ट्री के पेपर को आज हम सॉल्व कर रहे होंगे और स्पेशली एमयू बीएससी की पीवाई को डिस्कशन होगी। और मेरा नाम है शुभम उपाध्याय और मैं केमिस्ट्री मेंटर हूँ। मैं जेईई क्वालिफाइड कैंडिडेट और आई एम परसुइंग बीटेक फ्रॉम आईटी लखनऊ। आपका केमिस्ट्री मेंटर एसटीबीजी। आई थॉट आप सभी मेरे को जान चुके होंगे और आप सभी का और मेरा कनेक्शन बहुत ही अच्छा हो गया होगा अभी तक। सो विदाउट मूविंग टू आवर मेन कंटेंट, मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ, अपने कोर्सेज के बारे में ओवरव्यू देना चाहता हूँ। देखो, हमारा एक 60 दिन का क्रैश कोर्स चल रहा है जो है एमयू बीटेक 2023 के लिए, जिसका नाम है अल्फा 2.0। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका प्राइस ओनली 4,999 है। देखो यार, बहुत कम प्राइस है। ठीक है, इस प्राइस के अंदर काफी कुछ करने आपको देखने को मिलेगा। इसमें मैं भी पढ़ा रहा हूँ और भी आपके टीचर्स होंगे जो आपके स्पेशलाइज सब्जेक्ट के टीचर होंगे, वो आपको पढ़ा रहे होंगे। और अगर आपको इनरोल करना है तो आप हमारी टीम को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप प्ले स्टोर पे जाके हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। यस, बहुत ही ईजी टू इनरोलमेंट प्रोसेस है। प्ले स्टोर में जाइए, लिखिए एसटीबीजी एकेडमी और वहाँ फिर अपने हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। वहाँ से आपका इनरोलमेंट प्रोसेस बहुत ही आसान हो जाएगा और वहीं से आप क्लासेस को ले सकते हैं। तो साइड में क्रैश कोर्स है और ये एमयू बीटेक के लिए स्पेशली है जो है अल्फा 2.0। आप इसको जरूर चेकआउट करिए। आगे बढ़े तो स्पेशल फिजिक्स। देखो यार, बहुत दिक्कत होता है लोगों को फिजिक्स में। ठीक है, फिजिक्स में काफी प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चों को। कॉम्पिटिटिव फिजिक्स जो है वो थोड़ी सी अलग होती है आज कंपेयर टू बोर्ड वाली फिजिक्स। तो यार, फिजिक्स एक अच्छा एक स्टैंडर्ड सब्जेक्ट जैसे मैथ होता है वैसे माना जाता है। और स्पेशल फिजिक्स के लिए भी एमयू बीटेक के लिए 2.5 घंटे की डेली लाइव क्लास होगी। ठीक है, और इसका प्राइस जो है सिर्फ 2000 है। यस, ओनली 2000 रुपीज, बहुत ही कम है यार। और इसके अंदर आपको इंडिविजुअली फिजिक्स की क्लासेस देखने को मिलेंगी। आपके संदीप सर क्लासेस ले रहे होंगे। अगेन, आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। और अगर एनरोलमेंट करना है तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए जो है एसटीबीजी एकेडमी, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े तो एमयू बीटेक का गाइडेंस प्रोग्राम भी है। आप इसके अंदर भी पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। स्पेशली एमयू बीटेक के लिए है, आप इजीली क्लियर कर सकते हैं। और इसका प्राइस है सिर्फ 1000। देखो यार, अगर आपको सबसे कम प्राइस बजट, अगर आपका फाइनेंशियली आप अनस्टेबल है तो आप इस वाली चीज़ों को जरूर ऑप्ट करिए। ठीक है, ये लास्ट मोमेंट आपको काफी बेनिफिट देगा। इसके की फीचर्स देखा जाए तो इसके अंदर चैप्टर वाइज पीवाईक्यू पीडीएफ आपको मिल रहे होंगे, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू वीडियो सॉल्यूशंस मिल रहे होंगे, साथ में हैंड रिटन नोट, स्टडी नोट्स और एमयू ट्रिपल ई के स्टडी मटेरियल्स अलोंग विथ वन शॉट वीडियो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के। देखो यार, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं ना जिससे हर साल सवाल रिपीट होते ही होते हैं, तो उन टॉपिक को हमने पिक करके उनका वन शॉट वीडियो भी आपको दिया देंगे, ताकि आपके लिए एग्जाम के लिए काफी प्रिपरेशन जो है वो काफी तगड़ी हो जाए आपकी। ठीक है, तो आप इस चीज को जरूर एनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ एमयू बीएससी के लिए भी है ना, ये वीडियो स्पेशली एमयू बीएससी के लिए डेडिकेटेड है। तो एमयू बीएससी के लिए भी जो उसका एंट्रेंस है, ठीक है, उसके लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है। ठीक है, जिसमें 5 फुल सिलेबस टेस्ट आपको मिल रहे होंगे और साथ ही साथ 500 प्रीमियम क्वेश्चंस जो कि आपके पीवाईक्यू पे बेस्ड है और एमयू के लेटेस्ट सिलेबस पे बेस्ड है ना। कई बार क्या होता है कि सिलेबस भी आपको देखना पड़ता है, तो आप उसको टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप एमयू का जो लेटेस्ट सिलेबस है उसी पे बेस्ड ये 500 प्रीमियम क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं। इसके अंदर सब्जेक्ट कवर होंगे, वो होंगे मैथ होगी, बायोलॉजी होगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट जो है वो कवर अप हो रहे होंगे इस एमयू बीएससी एंट्रेंस के जो सेक्शन है उसके अंदर। ठीक है, तो आप इसको भी इनरोल कर सकते हैं। एलॉन्ग विथ अगर मैं बातें करूं तो ये जो सारे कोर्सेज के एवरव्यू है, तो आप इसको एक बार चेकआउट करिए। ठीक है, एक्सपीरियंस लीजिए इन सभी कोर्सेज का और अपना कमेंट अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट के अंदर कि यस सर, ये चीज़ें बेनिफिशियल हैं हमारे लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। और आज का जो हमारा सवाल है, ये देखो, ये सभी सवाल इसके अंदर सारे पेपर के अंदर आपको मिल जाएंगे। आप पेपर उठाएंगे, एनालाइज करेंगे तो सभी जो क्वेश्चंस है वो आपको पेपर के अंदर मिल रहे होंगे। ठीक है, चलिए आज का पहला सवाल है कि द मोस्ट स्टेबल डाई हैलाइड्स इन द कार्बन फैमिली इज। ओ, देखो बड़ा सिंपल सा सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है। ठीक है, हमसे ये बोल रहा है कि इन 4 ऑप्शंस में से सबसे स्टेबल डाई हैलाइड्स कौन सा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो कार्बन फैमिली यहां लिख लो। कार्बन फैमिली कहां शुरू होती है? ठीक है, याद कर किए थे कौन सी? गीता, स्नेहा, प्रभा। यस, लड़कियों के नाम। कौन सी? गीता, स्नेहा, प्रभा। इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं, जहां सी होता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और एसएन और पीबी, है ना। अब देखो, हमसे ये बोल रहा है कि विच द मोस्ट स्टेबल डाई हैलाइड्स इन द कार्बन फैमिली। अब देखो होता क्या है ना, क्योंकि ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, है ना, और कार्बन फैमिली का जो ग्रुप होता है ना
उसके अंदर जैसे ही हम टॉप टू बॉटम जाते हैं ना, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ने लगती है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की एबिलिटी बढ़ने लगती है। ठीक है, आखिरी के दो एलिमेंट्स में आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखते हैं, और टॉप टू बॉटम जब +2 ऑक्सीडेशन की स्टेट, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है यार। तो इसमें जो तुम्हारा पीबी है ना, लेड, वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है, मोस्ट स्टेबल। क्यों? क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट यहां लग रहा होता है। आप सभी ने पढ़ रखा है इनर्ट पेयर इफेक्ट, जी हाँ, वही इनर्ट पेयर इफेक्ट यहां लग रहा होता है, जिसके वजह से +2 ऑक्सीजन स्टेट बहुत स्टेबल हो जाता है। इसीलिए इसका जो सिंपल सा आंसर होगा वो होगा PbX2। ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली योर करेक्ट आंसर, जो है PbX2, है ना। बहुत सिंपल सा सवाल था, बहुत थ्योरी वाला सवाल था। आपको बस थ्योरी इसके अंदर पता रहनी चाहिए कि जो इसके अंदर की थ्योरी है, इसके बिहाइंड की जो थ्योरी है वो क्या है। ठीक है, वो यही है कि +2 ऑक्सीजन स्टेट, जैसे जैसे हम सबसे नीचे जाते हैं तो +2 ऑक्सीजन स्टेट काफी स्टेबल माना जाता है। क्यों? क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट वहां लग रहा होता है, जिसकी वजह से जो PbX2 है वो बहुत ही स्टेबल होगा। इसीलिए मोस्ट स्टेबल इसके अंदर जो होगा वो होगा डी नंबर, इसलिए डी नंबर इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़े। अगला सवाल, द टाइप ऑफ बैक बॉन्डिंग इवॉल्व इन BF3 मॉलिक्यूल। अब हमसे ये पूछा गया ना कि कौन से टाइप की बैक बॉन्डिंग इसके अंदर होती है। देखो, इसके अंदर बैक बॉन्डिंग पहचानने के लिए तुमको स्ट्रक्चर का आना बहुत जरूरी है। मतलब अगर तुमको स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया है ना, तो तुम इस सवाल को कर ले जाओगे। जैसे अगर मैं BF3 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दिखाऊं तुमको, है ना, तो BF मॉलिक्यूल जो होता है BF3, उसका स्ट्रक्चर होता है, जो तुम्हारा बोरॉन है वो एक सेंट्रल एटम होता है। ठीक है, उसी के साथ साथ 3 जो फ्लोरीन होते हैं ना, ऐसे, ये तीनों फ्लोरीन एक प्लेन में होते हैं। और जो इनके लोन पेयर्स होते हैं, जो बोरॉन पे जो लोन पेयर अवेलेबल होता है, उनका अलाइनमेंट कुछ ऐसे होता है। और ये फ्लोरीन के ऊपर भी लोन पेयर होते हैं, लास्ट वाले, उनका अलाइनमेंट कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये BF3 का स्ट्रक्चर है। अब यहां लिखोगे ना, तो ये दोनों जो फ्लोरीन है, ये दोनों फ्लोरीन क्या है, प्लेन में है, एक प्लेन में एक साथ, है ना। ये सारे के सारे जो तीनों जो बॉन्ड हैं वो क्या होंगे, एक दूसरे के साथ। ये देखो, ये BF3, ये वाला बॉन्ड, फिर ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, है ना। और इसके पैरेलल देखो, ये आखिरी, ये जो 3rd नंबर का फ्लोरीन है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है ना। तो यहां जो बैक बॉन्डिंग होती है ना, वो एक्चुअली वेकेंट p ऑर्बिटल की वजह से होती है। वेकेंट p ऑर्बिटल होता है B के अंदर, और वेकेंट p ऑर्बिटल होता है F के अंदर। तो इसमें p पाई बॉन्डिंग हमको देखने को मिलती है ना। इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, p पाई बॉन्डिंग देखने को मिलती है। तो ये जो फ्लोरीन है वो अपने लोन पेयर को डोनेट कर देता है बोरॉन के थ्रू। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। तो यहां होती है बैक बॉन्डिंग, जिसके वजह से इसके अंदर जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं p पाई और p पाई, क्योंकि दोनों का p ऑर्बिटल खाली होता है। और दोनों के p ऑर्बिटल क्या होते हैं, जब लोन पेयर शेयर होता है फ्लोरीन का बोरॉन के थ्रू, तो हम उसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। और बैक बॉन्डिंग के अंदर p पाई ऑर्बिटल इवॉल्व होते हैं BF3 के अंदर। तो आप एज अ डेटा को भी इसको याद कर सकते हो। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इसके अंदर p पाई और p पाई की बॉन्डिंग होती है। ठीक है, क्लियर। बहुत सिंपल सा सवाल था, स्ट्रक्चरल का सवाल था, आप इस चीज को भी समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following has a tendency to form oxo ions? हमसे ये पूछा गया है ना कि ऑक्सो आयंस कौन से बनाते हैं, है ना, जिसमें से तुम्हारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ND, U, GD और DY। ठीक है, तुम्हारा है ये नियोडिनियम, इसको बोलते हैं नियोडिनियम, ND। फिर है तुम्हारा GD, गैडोलिनियम, गैडोलिनियम। और तुम्हारा एक और मॉलिक्यूल है जो DY है। ठीक है, ये है डाइस्पोर्शियम, जिसको DY पढ़ते हैं। ठीक है, डाइस्पोर्शियम। अब ये देखो, ये जो ND, GD और DY है, ND, GD और DY, ये तीनों ना लेंथेनॉइड्स होते हैं। जब आप लेंथेनॉइड वाली सीरीज देखोगे ना, तो इसमें आपको ND, GD और DY तीनों दिखेंगे। लेकिन जो U है ना, ये एक्चुअली यूरेनियम है, जो कि आपको दिखेगा कहां, एक्टेनॉइड्स में, एक्टिनॉइड्स में। एक सेकेंड। और अगर आपको ये चीज पता नहीं है तो इस चीज को याद रख लो,
जो ऑक्सो आयंस होते हैं ना, जो ऑक्सो आयंस होते हैं ना, देखो ये एक्टिनॉइड्स में होता है। और याद रख लो, ऑक्सो आयंस जो फॉर्म होते हैं ना, वो कभी भी लेंथेनॉइड से नहीं बनते हैं। मतलब लेंथेनॉइड के एलिमेंट्स कभी ऑक्सो आयंस को फॉर्म नहीं करेंगे। तो इसमें से मैंने तुमको बता दिया कि जो एनडी है, जीडी है और डीवाई है, ये तो तीनों लेंथेनॉइड है। मतलब ना एनडी हो सकता है, ना जीडी हो सकता है, ना डीवाई हो सकता है। बचा क्या? बी। यस, एब्सोल्युटली बी जो करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि जो एक्टेनॉइड्स होते हैं ना, उनकी ही उन्हीं के पास टेंडेंसी होती है कि वो ऑक्सो आयंस को फॉर्म करेंगे। और ये जो यू है ना, यू, ये एक एक्टेनॉइड्स का एलिमेंट है। ये एक्टेनॉइड सीरीज के अंदर लाई करता है। और अगर मैं इसके ऑक्सीजन देखूं तो मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूं। जैसे ये अपना बनाता है UO प्लस, कई बार बनाता है UO2 प्लस, ठीक है। कई बार ये PuO2 प्लस भी बनाता है। तो ये सारे ऑक्सो आयंस होते हैं। यानी ऑक्सो आयंस फॉर्म करने की टेंडेंसी किसके पास होती है? सिर्फ एक्टिनॉइड्स के पास होती है। ये डेटा आप याद कर लो। लेंथेनॉइड्स कभी भी ऑक्सो आयंस नहीं बनाते। तो यहाँ 3 तो लेंथेनॉइड से 1 एक्टेनॉइड था, और जो एक्टेनॉइड था वही ऑक्सो आयन को फॉर्म करेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ठीक है, आई थॉट ये आंसर भी आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल है, द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन XeF2, XeF4 एंड XeF6 मॉलिक्यूल्स आर। इसमें पूछा गया है कि XeF2, XeF4 और XeF6 मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ लोन पेयर आप बताओ। तो देखो यार, ये सवाल भी आप सॉल्व कर सकते हो स्ट्रक्चर के हेल्प से। अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तीनों का, किसका? XeF2, XeF4 और XeF6, ये तीनों का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसके अंदर के लोन पेयर को प्रेडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं बात करूं सबसे पहले XeF2, तो XeF2 का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले तो क्या करो ना कि इन सबकी पहले तुम हाइब्रिडाइजेशन स्टेट लिख लो, तो स्ट्रक्चर बनाना ज्यादा आसान हो जाएगा। फिर मैं तुमको समझा देता हूं, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं? याद करो, मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है जेड का। पहले जेड निकाल लीजिए, जेड के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको हाइब्रिडेशन मिल जाएगा। क्योंकि XeF2 है, तो जेनॉन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं। तो 1/2 इंटू 8 प्लस, अगर आपने देखो ये चीजें नहीं पता है कि ये मैं कैसे कर रहा हूं, तो एक बार जाओ केमिकल बॉन्डिंग वाला लेक्चर देख लो। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर मैंने ये चीजें पढ़ा रखी है कि कैसे हम हाइब्रिडेशन फाइंड करते हैं। ठीक है, यहाँ मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक, जेनॉन के अंदर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8। और देखो मोनोवैलेंट एटम है, यहाँ कितने हैं? फ्लोरीन 2 है। तो 8 + 2 दैट विल बी इक्वल्स टू 10/2, मतलब 5। 5 का मतलब क्या है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 5 का मतलब क्या होता है? अरे यार, sp3d है ना। और sp3d क्या होता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, पिरामिडल। ठीक है, ये तो पहले का था। दूसरे का निकाल लो, किसका? XeF4 का निकाल लो। तो z की वैल्यू 1/2, 8 + 4 दैट विल बी इक्वल्स टू 12/2, और डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 6। 6 के हाइब्रिडेशन स्टेट sp3d2। sp3d2 मतलब ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, और XeF6z ये होता है 1/2, है ना। अब देखो 8 + 6 दैट विल बी इक्वल्स टू 14 और 2 7। अब 7 के लिए होता है sp3d3, याद करो, है ना। 7 के लिए होता है sp3d3, और इसको हम डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल भी बोल सकते हैं। सॉरी, XeF4 है ना, 8 + 2 और 6, है ना। ये कितना होगा? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, इसको हम डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। अब देखो, अब इन सब के साथ पहले जरा शेप ड्रॉ करो। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में इन सब के बारे में से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूं, और आपको नंबर ऑफ लोन पे प्रेडिक्ट करके बता देता हूं कि कितना होगा। ठीक है, आ जाओ, एक सेकंड, मैं स्लाइड को कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, कॉपी हो जा, यस, आ जाओ। अब बारी बारी से ना तीनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, क्योंकि यहाँ खेल स्ट्रक्चर का, हमने हाइब्रिडेशन तो निकाल लिया। अब जरा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में इसको एडजस्ट करो। किसको? सबसे पहले XeF2। XeF2 कौन सा स्ट्रक्चर है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, है ना। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसे बनता है भाई? ऐसे ना, मान लो कोई एटम A है ना, जिसमें 3 क्या होते हैं? एक्सियल होता है, 2 इक्विटोरियल होते हैं, यही तो है। तो अगर मैं इसको एडजस्ट करूंगा ना, तो इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है Xe, और ऊपर 2 फ्लोरीन लगे होते हैं इक्विटोरियल पोजीशंस पे, है ना। और जो लोन पेयर है ना, वो क्या होते हैं? एक्सियली प्रेजेंट होते हैं, 3 लोन पेयर होते हैं। तो ये है तुम्हारा XeF2 का स्ट्रक्चर। सिमिलरली अगर मैं XeF4 ड्रॉ करूं, जो है तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल, और ऑक्टाहेड्रल कैसे होता है? एक और बॉन्ड यहां से निकाल सकते हो तुम, है ना। 4 प्लेन में होते हैं ऐसे, और एक ऊपर और एक नीचे, यही तो ऑक्टाहेड्रल है। अगर मैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को ड्रॉ करूं, ये तो तुम्हारा क्या था?
ये था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, है ना, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ऑक्टाहेड्रल कैसे होता है, दो ऊपर और चार प्लेन में, है ना, ये ऑक्टाहेड्रल है। तो अगर मैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को एडजस्ट करूं तो ये होता है एक्जी, है ना। अगेन देखो यहां एक्जी F4, एक्जी F4। तो अगर मैं देखो इसके एक्जी F4 को अगर मैं ड्रॉ करता हूं यहाँ पे, ठीक है, एक्जी F4 को, एक्जी F4 क्या है तुम्हारा, ऑक्टाहेड्रल है। तो अगर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को मैं ड्रॉ करता हूं तो इसमें जो लोन पेयर होते हैं वो इक्विटोरियली आ जाते हैं, और फ्लोरीन जो है वो एक्सियली जुड़ जाता है एक्सिस में। ये तुम्हारा एक्जी F4 का स्ट्रक्चर। देखो अभी अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता, ये लोन पेयर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भर लो, अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं भी पता हो ना तो आप इस वीडियो से भी स्ट्रक्चर याद कर सकते हैं। एक्जी F2 का स्ट्रक्चर ये होता है, एक्जी F4 का स्ट्रक्चर ये होता है, और सिमिलरली एक्जी F6 का स्ट्रक्चर भी मैं ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ ऐसा होता है। इसमें जो जो एक्जी F6 कितने फ्लोरीन है, 6। तो इसमें होता क्या है कि दो फ्लोरीन तो पहले तुम्हारे इक्विटोरियल पोजिशन पे लगे होते हैं, ऊपर और नीचे, है ना, और होता क्या है 4 फ्लोरीन प्लेन में भी होते हैं। देखो सारे फ्लोरीन हो गए, लेकिन ये एक डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है, इसीलिए इसके अंदर एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है कुछ ऐसे डायरेक्शन में। ये दो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं यहाँ, है ना। तो ये स्ट्रक्चर किसका है, इस एक्जी F6 का है। तीनों का स्ट्रक्चर आप याद कर सकते हो। अब जरा लोन पेयर काउंट करो, हमको नंबर ऑफ लोन पेयर बताना है ना। तो एक्जी F2 में कितने लोन पेयर दिख रहे हैं, ये देखो 1 2 3, यानी इसके अंदर कितने हैं 3 LP मतलब लोन पेयर, ठीक है। इसके अंदर कितने हैं 1 2, इसके अंदर कितने हैं 2 लोन पेयर, और इसके अंदर अरे सर सिर्फ 1 लोन पेयर। देखो कितना इजी हो गया, है ना, यानी स्ट्रक्चर पता रहता तो सवाल कर ले जाते। मतलब 3 2 1 इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो पहले 3 का लिखा हुआ है भाई, देखो 3 2 1, सी इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, सी इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। इसमें हमको क्या करना था, नंबर ऑफ लोन पेयर बताना था, एक्जी F2 एक्जी F4 एंड एक्जी F6 का। क्लियर, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ P एंड P बॉन्ड इन द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस। अच्छा, देखो ये भी स्ट्रक्चर का सवाल। देखो यहां से तुमको ये पता लग रहा होगा कि सर स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। अगेन ये देखो एक स्ट्रक्चर का सवाल है, हमसे ये व्हाइट फॉस्फोरस ड्रॉ करने के लिए बोला गया है। व्हाइट फॉस्फोरस, अगर मैं व्हाइट फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं ना तो देख लो वो कुछ ऐसा होता है। होता क्या है कि ये जो फॉस्फोरस मॉलिक्यूल्स होते हैं, 4 फॉस्फोरस होते हैं इसके अंदर, है ना, और फॉस्फोरस मॉलिक्यूल्स के अंदर जो ईच ये P4 होता है। देखो ये मॉलिक्यूल जो होता है वो P4 होता है, और इसमें एक जो फॉस्फोरस है वो 3 फॉस्फोरस से, है ना, 3 फॉस्फोरस से क्या होता है बॉन्ड किया रहता है। जैसे ये इन दोनों फॉस्फोरस में एक बॉन्डिंग होती है, फिर इन दोनों फॉस्फोरस में एक बॉन्डिंग होती है, फिर इसकी डायरेक्टली इससे होती है। सिमिलरली ये फॉस्फोरस एक जो जुड़ा होता है, ये फॉस्फोरस एक जो जुड़ा होता है, ठीक है। और ये देखो ये वाले फॉस्फोरस को भी 3 बॉन्डिंग, ये वाले फॉस्फोरस को भी 3 बॉन्डिंग, और ऊपर में अपर में इन दोनों को भी आपस में कनेक्ट कर दो। अब देखो ये स्ट्रक्चर है तुम्हारा व्हाइट फॉस्फोरस P4 का। अब साफ साफ गिनो कि इसके अंदर कितने P और P बॉन्ड तुमको दिख रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 और 6, सिंपल। मतलब P4 के अंदर 6 P और P बॉन्ड दिखेंगे, 6 PP बॉन्ड है। तो ऑप्शन चेक करो, क्या 6 दिया हुआ है, बिल्कुल डी नंबर इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। इसमें होता क्या है, एक फास्फोरस 3 फास्फोरस जुड़ा होता है। तो चेक करो, अगर मैं ये भी तुमको कंफर्म कर दूं तो चेक करो ना लाइन बाय। पहले इस फास्फोरस को देखो, ये देखो ये इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है और इससे जुड़ा है। सिमिलरली इस फास्फोरस को देखो तो ये इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा और इससे जुड़ा है, ठीक है, ये दोनों कंप्लीट हो गया। अब ऊपर वाले फास्फोरस को चेक करो तो एक इससे इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है। सिमिलरली नीचे वाले को चेक करोगे तो ये भी एक इधर जुड़ा है, इधर जुड़ा है, इधर जुड़ा है। मतलब हर एक फास्फोरस, ईच फास्फोरस, ऐसे लिख लो, ईच phosphorus atom bonded with 3 phosphorus atom, ठीक है। तो ये तुम्हारा P4 जिसको व्हाइट फास्फोरस बोलते हैं उसका स्ट्रक्चर हो गया। और नंबर कितने हैं P और P बॉन्ड के, वो है 6, ठीक है। आई थॉट इज इट क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर ऑफ SF6, है ना, द स्ट्रक्चर ऑफ SF6 और ClF3 मॉलिक्यूल्स आर। अच्छा, हमसे ये पूछा गया है कि फोर है, नॉट 6, SF4 और ClF3 ये जो मॉलिक्यूल है इनका स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करिए कि क्या होगा। आओ यार, स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन। आओ हाइब्रिडेशन निकालते हैं। हाइब्रिडेशन कैसे निकाले, Z की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज पे, है ना। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं, आ जाओ देखो।
z की वैल्यू अगर तुम्हारी 2 आती है, z की वैल्यू 2 से शुरू होती है, ठीक है, z की वैल्यू 2 से शुरू होती है। समझो, थोड़ा ध्यान से समझो कैसे ऑपरेशन निकालते हैं। z की वैल्यू 2, फिर z की वैल्यू अगर 3 है, z की वैल्यू अगर 4 आती है, z की वैल्यू 5 आती है और z की वैल्यू अगर 6 आती है, ठीक है। z की वैल्यू 2 आती है ना तो हाइब्रिडेशन होगा sp, z की वैल्यू 3 आती है तो हाइब्रिडेशन होगा sp3, z की वैल्यू अगर 4 आती है तो हाइब्रिडेशन होगा sp2। इसके ऊपर वाले में लिख लो sp2, इट्स माय बैड, जल्दी जल्दी में एरर हो गया, ठीक है। अगर z की वैल्यू 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2, अगर z की वैल्यू 4 आती है हाइब्रिडेशन स्टेट sp3, z की वैल्यू 5 आती है हाइब्रिडेशन स्टेट sp3d, और z की वैल्यू अगर 6 आती है तो हाइब्रिडेशन स्टेट sp3d2। अब sp जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं लीनियर, sp2 तुम्हारा होता है ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। sp3 क्या होता है? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। sp3dt सॉरी sp3d ये होता है तुम्हारा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। सब केमिकल बॉन्डिंग के अंदर का, आपने चीज पढ़ी है तो ये चीज आपको क्लियर होंगी। और तुम्हारा sp3d2 होता है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ये सबकी ज्योमेट्री है, साथ में उसका हाइब्रिडेशन स्टेट। अब z कैसे निकाले? तो मैंने z भी निकाले का फॉर्मूला दे रखा है, एक बार और मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो होता है 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। मतलब कि अगर SF4 है तो इसके अंदर सेंट्रल एटम पहचान लो, Cl(F3) है तो इसके अंदर सेंट्रल एटम पहचान लो, और उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस मतलब आखिरी शेल में, ठीक है, उनको ले लो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, ठीक है, प्लस एनी निगेटिव चार्ज। अगर अगर एनी निगेटिव चार्ज, अगर वो जो मॉलिक्यूल है उसके ऊपर कोई भी निगेटिव चार्ज है तो उसको जोड़ दो, और अगर उस मॉलिक्यूल में कोई भी पॉजिटिव चार्ज है उसको माइनस कर दो, माइनस एनी पॉजिटिव चार्ज, माइनस एनी पॉजिटिव चार्ज, है ना। और साथ में अगर नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, ऐसे एटम जिनकी वैलेंसी 1 होती है उसको हम बोलते हैं मोनो एटम, मोनोवैलेंट एटम। जिनकी वैलेंसी 1 होती है हम उनको क्या बोलते हैं? मोनोवैलेंट एटम। और मोनोवैलेंट एटम कौन कौन से हो सकता है? अगर कहीं हाइड्रोजन दिखता है, फ्लोरीन दिखता है, क्लोरीन दिखता है, ब्रोमीन दिखता है, तो जितने नंबर में होंगे ना उतना ऐड कर देना। ये z निकालने का फॉर्मूला है। तुम z निकाल सकते हो, उसके बाद तुम हाइड्रेशन स्टेट और ज्योमेट्री प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो आओ सबसे पहले तो SF4 मॉलिक्यूल के लिए z की वैल्यू निकालते हैं। z के लिए क्या हो जाएगा? 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसमें सेंट्रल एटम कौन है? देखो सेंट्रल एटम हमेशा वो एटम होता है ना जो कम नंबर में होता है। यहाँ देखो 4 फ्लोरीन है लेकिन सल्फर एक ही है, मतलब सल्फर यहाँ क्या काम करेगा? सेंट्रल एटम की तरह काम करेगा। और सल्फर के अंदर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं, ये तुम जानते हो। तो यहाँ हो जाएगा 6 प्लस, क्या कोई पॉजिटिव चार्ज है? नहीं, तो ये तो छोड़ देंगे। क्या कोई निगेटिव चार्ज है? नहीं। क्या कोई मोनोवैलेंट एटम है? हाँ देखो कितने हैं, फ्लोरीन है। कितने फ्लोरीन है? 4 है। तो हम क्या करेंगे? 6 + 4, क्या करेंगे? 6 + 4, ये कितना हो जाएगा? 10/2 डिवाइड करोगे आएगा 5। अब देखो z की वैल्यू 5 के लिए हाइब्रिडेशन कितना होता है जी? sp3d। ओहो, मैंने लिखवा रखा है sp3d। और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बाइपिरामिडल। सिमिलरली अब आ जाओ निकाल लो Cl(F3) के लिए। तो Cl(F3) के लिए जो तुम्हारा मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा? यहाँ देखो Cl(F3) के लिए तुम्हारा मॉलिक्यूल क्या होगा, चेक करो। यहाँ Cl(F3) के लिए तुम्हारा सेंटर एटम कौन होगा? क्लोरीन होगा। Cl(F3) के लिए कौन होगा? सेंटर एटम क्लोरीन होगा। तो क्लोरीन के लिए आओ ज्योमेट्री निकाल लो सबसे पहले तो, है ना। ये क्या होता है? 1/2। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई? याद करो, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7। क्लोरीन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7। और देखो साथ में फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, कितना फ्लोरीन है? 3। क्या ये मोनोवैलेंट एटम है? यस। तो दैट विल बी इक्वल्स टू 10/2। इसकी भी ज्योमेट्री क्या हो गई? ये इसकी भी z की वैल्यू 5, और 5 के लिए अगेन ज्योमेट्री sp3d। ये क्या होता है? ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। मतलब दोनों की ज्योमेट्री ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, हाउ इज दिस पॉसिबल? और ऑप्शन में तो है भी नहीं। मतलब अब हम क्या करेंगे? अब हम स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना शुरू करेंगे। अब हम स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना शुरू करेंगे। तो आओ सबसे पहले SF4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं भाई। तो देखो SF4 का स्ट्रक्चर मैं नेक्स्ट स्लाइड एक और ले लेता हूँ, वहां ड्रॉ करके बताता हूँ कि इस सवाल का आंसर कैसे आएगा। अब देखो तुमने ज्योमेट्री तो पता कर ली, लेकिन इसका स्ट्रक्चर तुम्हें याद होना चाहिए, तब तुम इस सवाल को सॉल्व कर जाते। और स्ट्रक्चर क्या है भाई? देखो स्ट्रक्चर है, देखो
SF4 का अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। और ट्रायगोनल बाइपिरामिडल की ज्योमेट्री कैसी होती है? मान लेते से कोई एटम X है और 2 बॉन्ड ऊपर होते हैं और 3 क्या होते हैं? नीचे होती है ना। ये ट्रायगोनल बाइपिरामिडल की ज्योमेट्री है। तो SF4 क्या होगा? पहले तो सेंट्रल एटम S होता है, सल्फर, और इसके साथ 4 फ्लोरीन जुड़े होते हैं। और फ्लोरीन क्या जुड़े होते हैं देख लो, पहले ऊपर एक फ्लोरीन लगा होता है, फिर एक नीचे फ्लोरीन लगा होता है। और होता क्या है ना कि 2 फ्लोरीन तो इधर लग जाते हैं, लेकिन एक लोन पेयर बच जाता है इस पे, और वो लोन पेयर ऐसे होता है। तो ये है तुम्हारी स्ट्रक्चर किसकी? SF4 की। ये स्ट्रक्चर किसकी है? SF4 की। सिमिलरली अगर मैं ClF3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, तो जरा ClF3 का स्ट्रक्चर भी देखो, ज्योमेट्री तो वही होगी, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। याद रखना ये ज्योमेट्री है, स्ट्रक्चर नहीं। स्ट्रक्चर अब ड्रॉ करना है, याद रखना। ये जो निकाला हमने ये ज्योमेट्री है, ये स्ट्रक्चर है यहाँ। तो अगर मैं ClF3 की बात करूं तो ClF3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो भी देख लो। Cl क्लोरीन तुम्हारा सेंट्रल एटम की तरह काम करता है, ऊपर फ्लोरीन लगे होते हैं, नीचे भी एक फ्लोरीन लगा होता है। और होता क्या है कि इसमें जो दो लोन पेयर है वो एक साइड आ जाते हैं और एक फ्लोरीन लग जाता है इधर। ये तुम्हारे लोन पेयर है, ठीक। तो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर है किसका? ClF3 का। ये तुम्हारा स्ट्रक्चर है किसका? SF4 का। जरा यहां ध्यान दो। अब ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर आप अगर केमिकल बॉन्डिंग वाला मेरा लेक्चर देखो ना, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सीसॉ स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? सीसॉ स्ट्रक्चर। जैसे आपने देखा होगा ना, कभी आप पार्क में गए होंगे तो ऐसे बैठने वाला होगा, जिधर एक लोग इधर बैठता है, एक लोग इधर बैठता है ना। फिर ये कभी नीचे जाता है, फिर ये ऊपर जाता है, फिर ये नीचे जाता है, फिर ये ऊपर जाता है। तो इसको बोलते हैं सीसॉ स्ट्रक्चर। और यहां देखो तो कुछ ऐसा ही बन रहा है। ये देखो, ये क्या है? सीसा की तरह बन रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं ये सीसॉ स्ट्रक्चर है ना। यहाँ H हटा दीजिए, H नहीं होगा, सीसॉ स्ट्रक्चर होता है ये। इसको क्या बोलते हैं? सीसॉ स्ट्रक्चर। क्लियर? जब भी ऐसा ज्योमेट्री दिखे आप समझ जाइएगा ये सीसॉ स्ट्रक्चर है। और यहां देखो, तो यहां देखो एक टी शेप बन रहा है। देखो यहाँ टी जैसा कुछ बन रहा है, दिख रहा है? ये देखो, ये टी बन रहा है, देखो ऐसे। ये देखो ऐसे, देखो ये टी, तो इसको बोलते हैं टी शेप्ड स्ट्रक्चर। मैंने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर ये चीजें बता रखी है और आपने पढ़ी भी होगी अपने सिलेबस के अंदर। तो पहला तुम्हारा सीसॉ, दूसरा तुम्हारा टी शेप। अब चेक कर लो, सीसॉ एंड टी शेप। ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। SF4 का होगा सीसॉ और ClF3 का होगा टी शेप्ड स्ट्रक्चर। आई थॉट दिस इज क्लियर टू यू। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। चलो अगला सवाल है कि द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ पैरासिटामोल इज। अब यार ये देखो, ये एक तुम्हारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल है, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है। और यहां भी तुमको स्ट्रक्चर जरूर आना चाहिए। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज तो ये तुम पता चल गया, सारे कंपाउंड्स के जितने हैं ना अंदर, स्ट्रक्चर तो जरूर याद रखो, ठीक है। और याद कर लो, मैं तुमको बता देता हूं, जो तुम्हारा पैरासिटामोल है उसका स्ट्रक्चर होता है, एक बेंजीन रिंग लगी होती है, ठीक है। ए यार अच्छे से ड्रॉ करो, ये बेंजीन नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। एक बढ़िया बेंजीन ड्रॉ करो। एक बेंजीन रिंग लगी होती है, और इसके पैरा पोजीशन पे तुम्हारा जुड़ा होता है NHCOCH3 और फिनॉल। फिनॉल का एक स्ट्रक्चर होता है, उसके साथ साथ NHCOCH जुड़ा होता है, और ऊपर तुम्हारा जो होता है OH। और ये क्योंकि बेंजीन है तो अल्टरनेट बॉन्ड पर डबल बॉन्ड होंगे, तो इसका स्ट्रक्चर मिला लो, तुमको साफ साफ नजर आएगा। ऊपर क्या होता है? OH, है ना। मतलब या तो ऊपर ड्रॉ कर लो या नीचे ड्रॉ कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां चेक कर लो ना। सबसे पहले यहां देखो, यहाँ NHCO3 इसमें भी है, NHCO3 इसमें भी है, यहाँ CONH2 है, गलत। CONH2 गलत। पैरासिटामोल का स्ट्रक्चर ये होता है, नहीं पता था तो याद कर लो, है ना। अब इसमें चेक करो, ये देखो यहाँ OCH3 ग्रुप जुड़ गया, अरे ये तो गलत हो गया, यहाँ देखो OH जुड़ा है। तो B इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। जो पैरासिटामोल है उसका स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने मैंने ड्रॉ कर दिया। और यहाँ तो मैच करोगे तो मैच होगा, यहाँ देखो एक OH ग्रुप जुड़ा होता है ना। और यहाँ इसके साथ साथ NHCOCH3 जुड़ा होता है। ये है तुम्हारा स्ट्रक्चर किसका? पैरासिटामोल का, ठीक है। ये तुमको पता होना चाहिए था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमको आइडेंटिफाई करना है CH3COOH। अगर मैं उसको हीट करता हूं P2O5, है ना, जिसको बोलते हैं फास्फोरस पेंटो ऑक्साइड, है ना, फास्फोरस पेंटो ऑक्साइड, और एक्स प्रोडक्ट मिल रहा है, आइडेंटिफाई एक्स। देखो यार, अब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक रिएक्शन है, आपने इस चीज को पढ़ा होगा कि जब भी CH3CO मतलब एसिटिक एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ? फास्फोरस पेंटो ऑक्साइड के साथ, तो वो एसिटिक एनहाइड्राइड को फॉर्म करता है। किसको फॉर्म करता है? एसिटिक एनहाइड्राइड। मैं उसका रिएक्शन लिखवा देता हूं, अगर आपको नहीं पता है तो इस चीज को याद करो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये रिएक्शन वाला पार्ट है ना। देखो
जब भी CH3COOH मॉलिक्यूल्स हीट अप करते हैं किसके साथ, फास्फोरस पेंटोक्साइड के साथ, तो ये हमको एसिटिक एनहाइड्राइड देता है। देखो इसका हम 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है, ये प्रॉपर रिएक्शन है जिसका हम 2 मॉलिक्यूल लेते हैं और इसके अंदर जो तुम्हारा फॉर्म होता है वो क्या फॉर्म होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, ये होता है CH3C डबल बॉन्ड O। एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर तो ये होता है ना, बीच में क्या होते हैं, ऑक्सीजन है जो कनेक्ट करता है कार्बोनिल ग्रुप को। ये तुम्हारे कार्बोनिल ग्रुप्स हैं, इसमें 2 कार्बोनिल ग्रुप होते हैं और ऑक्सीजन दोनों को कनेक्ट करता है। ये तो एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर होता है। और क्योंकि ये एसिटिक एनहाइड्राइड है इसलिए यहाँ एक CH3 और लग जाएगा और साथ में तुम्हारा रिलीज होता है वाटर। तो फॉर्म क्या करता है, एसिटिक एनहाइड्राइड को, ठीक है। अब ऑप्शन में मिला लो, देखो अब ऑप्शन में मिलाओगे तो इसके अंदर पहले चेक करो कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम, 1 2 3 4 है ना। तो ऊपर देख लो, पहला शब्द देखोगे वो तो गलत दिखेगा तुमको, क्योंकि इसके अंदर देखो कितने कार्बन दिख रहे हैं, 1 2 3 गलत हो गया, इसके अंदर 1 2 गलत हो गया, ये एक कार्बन गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और मिला भी लो ना मिलेगा भी, देखो कैसे, ये देखो 2 कार्बन और यहाँ होल 2 लगा हुआ है, मतलब 4 कार्बन। हाइड्रोजन भी चेक कर सकते हो, देखो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ क्या है, 3 3 6 और एक 7, 3 और 3 6, ये तो H2 है ना, इसमें नहीं काउंट करेंगे। यहाँ देखो 3 और 3 6, तो 6 हाइड्रोजन देखेंगे तुमको यहाँ देखो, और साथ में तुम्हारे कार्बन ग्रुप और ऑक्सीजन ग्रुप भी देख सकते हो। यहाँ देखो 3 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन यहाँ, 1 ऑक्सीजन यहाँ, यानी ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। CH3CO2 होल ट्वाइस O2, इसको लिख सकते हो कैसे, CH3CO होल ट्वाइस और साथ में O, इसको हम बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। अगर नहीं पता था तो ये रिएक्शन आप याद रख सकते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, RCOCl H2PDBSO4। देखो ये रोजनमंड रिएक्शन है, ये रोजनमंड रिएक्शन है, आपने इस चीज को पढ़ा होगा, ये रोजनमंड रिएक्शन होता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या फॉर्मेशन होता है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, RCHO बनता है, याद है किसी को, अरे यार एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर पढ़े हो, वहीं से सवाल उठाया गया है ये रोजनमंड रिएक्शन है। जब भी रोजनमंड रिएक्शन रिएक्ट करता है तो साथ में क्या फॉर्म करता है, एल्डिहाइड फॉर्म करता है। और देख लो अगर मैं रिएक्शन लिख दूं इसका तो क्या लिख सकता हूं, RCOCl जब रिएक्ट करता है H2PDBSO4, H2PDBSO4 के साथ, तो साथ में क्या बनाता है, साथ में तुम्हारा बताए RCHO, और उसके साथ क्या रिलीज होता है, HCl गैस रिलीज होती है, ठीक है। तो ये रिएक्शन होता है तुम्हारा रोजनमंड रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन का नाम क्या है, नेम और रिएक्शन भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कई बार सवाल नेमिंग से भी आती है और इसमें भी पूछे गए हैं, आगे मैं आपको दिखाऊंगा। इसको बोलते हैं रोजनमंड रिएक्शन। इसके अंदर एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, किसका, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। ये तुम्हारा देखो RCHO एल्डिहाइड है, बड़ा सिंपल सा सवाल था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो एब्सोल्युटली करेक्ट, RCHO दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी जो एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ओके आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, अगला देखो यार, अगला सवाल है LiAlH4 कन्वर्ट एसिटिक एसिड इनटू, LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4 LiAlH4 है ना। अब देखो क्या बोल रहा है, LiAlH4 एसिटिक एसिड को किस में कन्वर्ट करता है। अब देखो मैं यहां क्या करता हूं ना, इस सवाल का आंसर तो मैं दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुमको क्या कर चाहता हूं, कुछ रिएक्शंस कवर अप कराना चाहता हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको तुम नोट डाउन कर सकते हो। और देखो मैं उन रिएक्शन को एकदम आसान तरीके से तुमको याद करा दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, और मैं सिर्फ 2 या 3 रिएक्शन लिखूंगा, उसके अंदर तुम्हारे मिनिमम 12 से 14 रिएक्शंस कवर अप हो जाएंगे। हाँ देखो मैं कैसे, मैं सही बोल रहा हूँ, 12-14 रिएक्शन मैं भी तुम्हारा कवर कराता हूँ। मैं पहले तुमको थोड़े से कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ, फिर आता हूँ इस सवाल के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले बात कि LiAlH4 है क्या। देखो LiAlH4 जिसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बोलते हैं, ये एक्चुअली स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब मैं यहाँ ना कुछ ऑर्गेनिक रिएक्शंस आपको लिख के दिखाता हूँ, और इस ऑर्गेनिक रिएक्शन को आप ऐसे ही याद कर लीजिए, आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। और सवाल भी आप इजीली कर लेंगे। देखो क्या, सबसे पहली चीज मैं आपको कुछ रिएक्शन दिखा लेता हूं, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड के रिएक्शन को बोले जाते हैं। देखो रिएक्शन क्या है कि जब भी हम 1 डिग्री एल्कोहल, जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, लेट्स से मैंने एग्जांपल लिया कि RCH2OH, ये एक 1 डिग्री एल्कोहल है ना, क्योंकि देखो OH ग्रुप डायरेक्टली एक कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जब भी हम 1 डिग्री एल्कोहल, ये 1 डिग्री एल्कोहल है, जब भी हम 1 डिग्री एल्कोहल का ना माइल्ड ऑक्सीडेशन कराते हैं,
क्या कराते हैं? माइल्ड ऑक्सीडेशन। तो मैं जिसको माइल्ड और ओ लिख देता हूं, ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडेशन कराते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में। तो जो RCH2OH दिख रहा है ना, ये तुम्हारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? RCHO में। याद रखिएगा, ये ट्रिक डायरेक्ट याद रखिएगा कि जब भी 1 डिग्री अल्कोहल दिखे, है ना, और माइल्ड ऑक्सीडेशन अगर कहीं लिखा हो माइल्ड ऑक्सीडेशन, तो डायरेक्टली 1 डिग्री अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड में। सिमिलरली अगर मैं एल्डिहाइड को एक बार और माइल्ड ऑक्सीडाइज करूं, एक बार और माइल्ड ऑक्सीडेशन कराता हूं एल्डिहाइड का, तो वो कन्वर्ट हो जाता है एसिड में। किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्लियर? किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, ये माइल्ड ऑक्सीडेशन है। ठीक, सिमिलरली अब देखो, अब हम जैसे आगे बढ़े थे ना, वैसे हम पीछे आएंगे। पीछे कैसे आएंगे? ये देखो, ये पहला रिएक्शन अभी हमारा। ठीक है, पीछे कैसे आएंगे? देखो, अगर देखो हमको एसिड से अगर हमको एल्डिहाइड जाना है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा? माइल्ड रिड्यूस करना पड़ेगा। ओहो, अगर मैं माइल्ड रिड्यूस मतलब MR लिख दे रहा हूं, माइल्ड R, है ना, अगर मैं माइल्ड रिडक्शन कराता हूं किसका? एसिड का, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एल्डिहाइड में। और अगर मैं एल्डिहाइड का माइल्ड रिडक्शन कराता हूं ना, अगर मैं एल्डिहाइड का माइल्ड रिडक्शन कराता हूं ना, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? 1 डिग्री अल्कोहल में। ओहो हो, क्या बात है सर, क्या बात। देखो कितने सारे रिएक्शन में कवर किए। पहले 1 डिग्री अल्कोहल को अगर हम माइल्ड ऑक्सीडाइज करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा? एल्डिहाइड में। फिर अगर एल्डिहाइड को एक बार माइल्ड ऑक्सीडाइज करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा? एसिड में। अब देखो, अब अगर हमको एसिड से एल्डिहाइड बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? माइल्ड रिड्यूस करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर हमको एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाना होगा तो अगेन हमको माइल्ड रिड्यूस करना पड़ेगा। देखो इतने सारे रिएक्शन कवर हो गए। अब मैं एक और रिएक्शन आपको बताता हूं। देखो, ये तो रहा माइल्ड, क्या है? माइल्ड ऑक्सीडेशन। अब अगर आप डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कर दो ना, किसका? अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज कर देते हो ना, तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एसिड में। ओहो, मतलब अगर मैं इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज कर देता हूं तो ये कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्टली अल्कोहल, अल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है किसमें? डायरेक्टली एसिड में। और अगर मैं उल्टा करूं वापस, कि अगर मैं एसिड को ना, एसिड को, सॉरी, हाँ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, और अगर मैं एसिड को स्ट्रॉन्ग रिड्यूस कर दूं ना, अगर मैं एसिड का स्ट्रॉन्ग रिडक्शन कर दूं, अगर मैं एसिड का स्ट्रॉन्ग रिडक्शन कर दूं ना, तो एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में। वाह, देखो कितने सारे रिएक्शन यहां मैंने कवर अप करा दिए। पहले तो अल्कोहल से अगर आपको क्या बनाना है, देखो सबसे पहले अल्कोहल से अगर आपको एसिड बनाना है तो आप डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज कर दीजिए अल्कोहल को। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको एसिड से अल्कोहल बनाना है तो आप डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग रिड्यूस कर दीजिए, तो डायरेक्ट आपका जो एसिड है वो कहां कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल में। और अल्कोहल यहाँ क्या है? 1 डिग्री अल्कोहल है, याद रखना, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। ठीक, सिमिलरली अगर आपको अल्कोहल से क्या बनाना है, अल्कोहल से आपको एल्डिहाइड बनाना है तो आप माइल्ड ऑक्सीडाइज कर दीजिए। और एल्डिहाइड से अगर आपको एसिड बनाना है तो अगेन आप माइल्ड ऑक्सीडाइज कर दीजिए। सिमिलरली अब उल्टा हो, अगर एसिड से आपको एल्डिहाइड बनाना है तो माइल्ड रिड्यूस कर दीजिए, और अगर आपको एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाना है अगेन माइल्ड रिड्यूस कर दीजिए। तो ये इतने सारे रिएक्शन मैंने तुमको कवर अप करा दिए। देखो एक ही सिस्टमैटिक डायग्राम में। ठीक, अब तुम्हारे मन में सवाल ये आ रहा होगा कि सर पहचाने कैसे, कैसे पता करेंगे माइल्ड ऑक्सीडेशन होगा, माइल्ड रिएक्शन होगा? कुछ है ना, इंटरमीडिएट होने चाहिए ना। क्या होते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जो भी जितने भी है ना, मैं एक लिस्ट बनवा देता हूं तुम्हारे लिए। देखो बहुत आसान हो जाएगा। मैं सबसे पहले माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की लिस्ट बनवा देता हूं। नेक्स्ट स्लाइड में इसको लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब तुम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की लिस्ट मैं बनवा देता हूं। तुम उसको याद कर लो कि अगर ये कहीं भी आपको दिखेंगे एज ए इंटरमीडिएट, है ना, रिएक्शन के एरो के ऊपर जहां भी ये कहीं दिखेंगे, समझ जाना कि यहाँ माइल्ड ऑक्सीडेशन हुआ है और माइल्ड रिडक्शन हुआ है। जैसे LiLH4 एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ना, वैसे ही मैं और सारे एग्जांपल तुमको दे देता हूँ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के और माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट के, सिमिलरली स्ट्रॉन्ग के और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन के, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग के। और नेक्स्ट स्लाइड में ना मैं तुमको वो लिस्ट दे देता हूँ। अब ये रिएक्शन और आसान हो जाएगी तुम्हारे लिए। देखो फुल बेहतरीन कंटेंट आपको दिया जा रहा है अपने तरफ से, मैं फुल पोटेंशियल कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ आपको समझ में आए। आओ, अगर मैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की लिस्ट बनवा दूं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले जब भी तुमको पीसीसी दिखे, है ना, पीसीसी, तो पीसीसी जब भी दिखे, जैसे एरो के ऊपर लिखा है पीसीसी, है ना, तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो पहला कौन सा हो गया? पीसीसी। दूसरा तुम्हारा है, अगर कभी भी आपको दिखे कॉपर और उसको हीट किया जा रहा है ना,
Cu को हीट किया जा रहा है, तो ये भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है ना। सिमिलरली CrO3 अगर कहीं आपको दिख रहा है CrO3, तो ये भी क्या है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये R है CrO3। ये तीन कहीं भी आपको दिखेंगे ना तो आप समझिएगा कि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये उनकी लिस्ट है, आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। CrO3 पहला तो PCC, ठीक है, पीरिडियम क्लोरोक्रोमेट इसको बोलते हैं, पीरिडियम क्लोरोक्रोमेट। और अगला देखो Cu, जो कॉपर को अगर हम हीट करते हैं तो भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। और अगला क्या है CrO3, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सिमिलरली अगर मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की लिस्ट बनवा दूं तो ये भी याद कर लो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं, इसमें दो होते हैं, कौन कौन से, एक KMnO4, KMnO4 कहीं भी दिखता है तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सिमिलरली K2Cr2O7 कहीं भी दिखता है तो K2Cr2O7 है ना, पोटेशियम परमैंगनेट पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7 ये कहीं भी आपको दिखते हैं, कहीं भी आपको नजर आते हैं तो समझ जाइएगा कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है, K2Cr2O7 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का खेल खत्म, अब रिड्यूसिंग एजेंट लिख लो, तो आओ यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट भी लिखवा देते हैं साइड में। पहले लिख लो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं भाई माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट के अंदर दो आता है, कौन कौन सा, एक NaBH4, ठीक है, NaBH4, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन ब्रोमाइड, NaBH4। और दूसरा आता है H2। अगर H2 आपको कहीं भी या तो पैलेडियम के साथ दिखे, या तो निकल के साथ दिखे, या प्लैटिनम के साथ दिखे, ये तीनों में क्या माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। अगर हाइड्रोजन कहीं भी आपको पीडी के साथ दिखता है, Na के साथ दिखता है, या Pt के साथ दिखता है, तो ये तीनों कैसे काम करेंगे, एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। पीडी के साथ दिखता है, Na के साथ दिखता है, या फिर Pt के साथ दिखता है, ये तीनों कैसे काम करते हैं, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। सिमिलरली अगर मैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की बात करूं तो इसमें आपको एक ही याद रखना है जो बहुत कॉमन होता है और जो हमारे सवाल का हिस्सा है, क्या है, LiAlH4। LiAlH4 जो हमारे सवाल में पूछा गया था वही, तो हमारे सवाल में जो पूछा गया है LiAlH4 वो क्या है, वो एक्चुअली एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अब यही पूछा गया कि LiAlH4 एसिटिक एसिड को किस में कन्वर्ट कर देता है, तो आओ ना यार, मैंने तो रिएक्शन लिखवा दिया है। यहां देखो एसिटिक एसिड को अगर मैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूस करूं, और स्ट्रॉन्ग रिड्यूस कौन करेगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, LiAlH4। मतलब कि अगर मैं एसिटिक एसिड में यहां LiAlH4 डाल दूं ना, तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है। ओ हो, किस में कन्वर्ट हो रहा है, अल्कोहल में। यानी LiAlH4 एसिटिक एसिड को किस में कन्वर्ट कर देता है। मैंने यहाँ रिएक्शन लिखवा दिया है यार, अब तुम देख के समझ सकते हो। जब भी एसिड को सर हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूस करेंगे LiAlH4 के साथ, तो वो 1 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। मतलब कि अगर यहाँ मैं ऑप्शन चेक करूँ, LiAlH4 कन्वर्ट एसिटिक एसिड इनटू, किस में कन्वर्ट करता है, अल्कोहल। अब देखो ये तो एसिटल्डिहाइड, ये तो एल्डिहाइड है, काट दो। मीथेन एल्केन है, काट दो। इथेन ये भी एल्केन है। देखो इथाइल अल्कोहल, अरे रे नजर आ गया, इथाइल अल्कोहल, C2H5OH, C2H5OH इथाइल अल्कोहल। और LiAlH4 एसिटिक एसिड को अल्कोहल में ही तो कन्वर्ट करता है, पीछे हमने रिएक्शन देख लिया, यानी ये C2H5OH। तो ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। अब मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप अपना कमेंट के अंदर इस बात को जरूर लिखिए, अगर आप यहां तक वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने ये चीजें सीखी हैं मेरे से, रिएक्शन सीखी है, आपको आसान लगा है अगर ये वाली चीजें, अब आज के बाद ये चीजें आपको याद रहेंगी, तो आप प्लीज अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट जरूर डालिए कि हाँ सर मजा आ गया, समझ आया, मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप सभी को, मैंने आपको याद करा दिया या नहीं। इस चीज को आप जरूर याद रखिए, बहुत इनफ इन्फॉर्मेशन मैंने इस सवाल में आपको दे दिया है, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे तो बहुत सारे रिएक्शन इसके अंदर कवर अप हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर कमेंट में लिखिए अगर आप इस पॉइंट तक वीडियो को देख रहे हैं तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कैप्रोलैक्टम इज अ मोनोमर फॉर द सिंथेसिस ऑफ। देखो ये बहुत सिंपल सा सवाल है, पॉलीमर का सवाल है, ठीक है। और इसमें पॉलीमर जो है, पॉलीमर का सेक्शन आपने क्या प्रिपरेशन इंडस्ट्रियल यूजेज पढ़ा होगा, है ना, किसके, नाइलॉन 6 के। तो एब्सोल्युटली ये वही से सवाल आया, ये पॉलीमर के अंदर का सवाल पूछा गया था आपसे कि कैप्रोलैक्टम जो होता है वो किसका मोनोमर होता है, तो याद रखो वो नाइलॉन 6 का मोनोमर होता है, ठीक है। कैप्रोलैक्टम को जब हम सिंथेसिस करते हैं, कैप्रोलैक्टम का सिंथेसिस से क्या बनता है, नाइलॉन 6 बनता है। देखो मैं स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ करा देता हूँ कैप्रोलैक्टम का, वो कैसे होता है देखो। ये 7 मेंबर्ड रिंग होता है, ये 7 मेंबर्ड रिंग होता है कैप्रोलैक्टम। कैप्रो, ओहो
कैप्रोलैक्टम का स्ट्रक्चर देख लो। आओ मैं वो नायलॉन 6 का फॉर्मेशन करके दिखा देता हूँ तुमको एक बार, ठीक है? आओ वही करा देना डायरेक्ट, तो आसान हो जाएगा तुमको समझने के लिए। देखो कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम का स्ट्रक्चर तो 7 नंबर रिंग होती है। तो ये इसका रिंग अगर मैं ऐसे बनाऊं तो पहले तो यहाँ एक कार्बन के साथ कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा होता है ना, और एक 7 नंबर रिंग होती है। तो मैं रिंग डायरेक्टली फॉर्म करता हूँ, ठीक है? इसको थोड़ा सा ऐसे कर लो, ऐसे तो बेंजीन बन जाएगा ना। तो 7 नंबर रिंग को मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ। ये कैप्रोलैक्टम का स्ट्रक्चर होता है, इसको याद रखना, ठीक? ये तुम्हारा एक 7 मेंबर रिंग होता है, ठीक? यहाँ एक NH ग्रुप जुड़ा होता है और इससे, और ये देखो ये स्ट्रेट, ये देखो एक 7 मेंबर रिंग है। यहाँ एक कार्बन, 2 3 4 5 6 और यहाँ एक देखो एक 7 जो जिसपे तुम्हारा NH ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये कैप्रोलैक्टम है, कैप्रोलैक्टम। आज हम कैप्रोलैक्टम को जब हम हीट करते हैं ना, जब कैप्रोलैक्टम को हम 533 डिग्री केल्विन पे हीट करते हैं, 553 डिग्री केल्विन पे इन द प्रेजेंस ऑफ N2, जब इसी को हम क्या करते हैं 553 डिग्री केल्विन पे N2 के प्रेजेंस में हीट करते हैं ना, तो नायलॉन 6 का फॉर्मेशन होता है। नायलॉन 6 कैसा होता है? ये ऐसे मेंबर्ड रिंग होती है जिसके अंदर क्या लगे होते हैं, शुरुआत के 2 ग्रुप पे कार्बोनिल ग्रुप लगे होते हैं। याद है ना नायलॉन 6 का स्ट्रक्चर? अरे यार ये नायलॉन 6 है। नायलॉन 6 कैसे बनता है याद रखना। नायलॉन 6 और नायलॉन 6 दोनों में अंतर है। नायलॉन 6 होता है तुम्हारा किससे बनता है, हेक्सामिथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड, है ना, HMD और एडिपिक एसिड के कंडेंसेशन प्रोसेस से नायलॉन 6 बनता है। लेकिन नायलॉन 6 बनता है तुम्हारे कैप्रोलैक्टम से। यहाँ एक NH ग्रुप जुड़ा होता है और क्योंकि ये एक पॉलीमर है तो ऐसे होल N हो जाएगा। ये इसको ऐसे ड्रॉ कर लो, ठीक है? एक सेकेंड, आई थॉट मेरा ये जो माउस है वो लैग हो रहा है, इसको समझ लो। ये नायलॉन 6 का स्ट्रक्चर है। मतलब बेसिकली तुमको यहाँ ये समझना है किसका सिंथेसिस हो रहा है। तो कैप्रोलैक्टम याद रख लो, कैप्रोलैक्टम का जब भी सिंथेसिस होगा तो क्या फॉर्म होगा, नायलॉन 6। तो इस यही पूछा था कि कैप्रोलैक्टम किसका मोनोमर यूनिट होता है, तो लिख लो नायलॉन 6 का। इसलिए ऑप्शन नायलॉन 6 का, नॉट 6, आई एम सॉरी, नायलॉन 6 का होता है, ठीक है? तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ये एक सिंपल सा सवाल था, थ्योरेटिकल सवाल था, आपको पता होना चाहिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आयोडोफॉर्म कैन बी यूज्ड एज, देखो आयोडोफॉर्म जो होता है ना, जिसको ट्राई आयोडोमीथेन, जिसको आयोडोफॉर्म को बोल देता है ट्राई आयोडोमीथेन, है ना? तो इसके अंदर टॉलरेंस टेस्ट आपने पढ़ा होगा, है ना? तो आयोडोफॉर्म को कंफर्म करता है वो। हालांकि वो हमारा पार्ट नहीं, हमारा ये पूछा है कि आयोडोफॉर्म को और किस तरीके में यूज किया जाता है। तो याद रख लो आयोडोफॉर्म को ना एंटीसेप्टिक बनाने के लिए यूज किया जाता है, जो स्पेशली आपके स्किन डिजीजेस को सही करता है ना? तो स्किन डिजीजेस के लिए जो एंटीसेप्टिक बनते हैं ना, उसके अंदर आयोडोफॉर्म का यूज किया जाता है। तो ये एक NCERT बेस्ड सवाल था। अगर आपने NCERT पढ़ी होती तो इस सवाल को आप इजिली सॉल्व कर पाते। तो आयोडोफॉर्म को यूज कहता है एज ए एंटीसेप्टिक, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, what is the molality of the solution of citric acid in 50 gram of acetic acid showing a boiling point elevation of 1.76 degree centigrade and having Kb, अच्छा Kb की वैल्यू दी है, जिसको बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, है ना? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट जिसको Kb बोलते हैं, ठीक है? उसकी वैल्यू दी हुई है और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन दिया हुआ है ना? तो हमको मोलालिटी पूछा है। अरे यार सोल्यूशन वाला चैप्टर बड़ा सिंपल सवाल है, ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। आपने सॉल्यूशन वाला चैप्टर के अंदर ये चीजें पढ़ी होंगी क्या, कि जो मोलालिटी होती है वो क्या होती है, डेल्टा TB अपॉन KB, याद है? जहां डेल्टा TB क्या होता है, डेल्टा TB का मतलब होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना? अरे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी याद करो, याद करो, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, कौन कौन सी बोलो? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, याद है? तो मोलालिटी का फार्मूला उसमें आपने पढ़ा होगा, वो होता है डेल्टा TB अपॉन KB। अब देखो क्या यहाँ डेल्टा TB दिया हुआ है, एलिवेशन दिया हुआ है, हाँ यार दिया तो हुआ है, कितना है 1.76, याद देखो यार 1.76 डिग्री, और KB की वैल्यू दे दी। अरे यार कुछ तो करना ही नहीं, हमको मोलालिटी के लिए डिवाइड कर देना है बस दोनों को। तो बड़ा सिंपल सवाल था, 3.07 डिग्री सेंटीग्रेड kg पर मोल, है ना? तो अब आओ, अगर मैं मोलालिटी कैलकुलेट करूं तो क्या कर सकता हूं, ऊपर 1.7 से डिवाइड कर दो, ऊपर से 1.76 क्योंकि डेल्टा TB की वैल्यू 1.76 और नीचे KB दिया हुआ है, तो KB कितना होता है 3.07। जब आप इस चीज को डिवाइड करोगे ना तो यू विल गेट 0.573। अब देखो यहाँ पर kg दिया हुआ है, ठीक है? देखो यहाँ दिया हुआ है kg पर मोल, है ना? तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा भाई, क्योंकि ये मोलालिटी है तो मोलालिटी m का आंसर कितना हो जाएगा 0.573। और ये यहाँ यूनिट तो दी होनी है, तो अरे यार तो m लगा लो, यूनिट नहीं दी है तो। हालांकि इसकी यूनिट आप लिख सकते थे, यूनिट क्या हो जाएगा 0.573 मोल इनवर्स, कितना हो जाएगा मोल kg इनवर्स, सॉरी मोल kg इनवर्स हो जाएगा ना, मोल kg इनवर्स, ये मोलालिटी की यूनिट हो जाएगी, मोल
kg इनवर्स। क्लियर? तो 0.573 ऑप्शन नंबर सी इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते थे अपने से भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अगला सवाल क्या है भाई, देख लो। A first order reaction is 90% complete after 40 minutes। अच्छा अच्छा, what will be the half life of the reaction? ओहो, हमसे हाफ लाइफ पूछा है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन लिखो यार, वो ज्यादा जरूरी है। मैंने आपको केमिकल काइनेटिक्स जाके देखी है, मैंने आपको पढ़ा रखा है उसके अंदर, केमिकल काइनेटिक्स के पीवाईक्यू के अंदर। ठीक है, अब जाके वहां से सीख सकते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन लिखो। तो फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेटेड रेट लॉ से आता है उसका एक्सप्रेशन। याद करो क्या होता है? के, जो तुम्हारा रेट कांस्टेंट है वो क्या होता है? के इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी, याद है? लॉग और इनिशियल कंसंट्रेशन जो है ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स, जितना रिएक्ट हो गया। यही है ना एक्सप्रेशन किसका? फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ का एक्सप्रेशन। अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का लिखकर एक्सप्रेशन लिखना हो तो वो क्या होता है भाई? हमको हाफ लाइफ तो पता करना है, व्हाट विल बी द हाफ लाइफ। देखो तो हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन कितना होता है भाई? याद करो, टी हाफ जिसको लिखते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो होता है 0.693 डिवाइडेड बाई के। मतलब सर यहां कहीं से अगर हमको के पता चल जाए ना तो हम 0.693 ऊपर रख के के से नीचे डिवाइड दे देंगे तो हाफ लाइफ आ जाएगा। अब देखो यहां सवाल में ना के नहीं दिया हुआ है, सवाल में कुछ डेटा दिया हुआ है। डेटा क्या दिया हुआ है कि फर्स्ट ऑर्डर है जो 90% कंप्लीट हो गया, कितने टाइम में? 40 मिनट में। तो हाफ लाइफ पूछा है। ओहो, तो हम ऊपर देखो के निकालने का तो एक्सप्रेशन दिया हुआ है यहां, यहां से तुम के निकालो, हाफ लाइफ में पुट करो, आंसर आ गया। आओ निकाल देते हैं यार। डेटा क्या गिवन है? डेटा ये गिवन है कि 90% रिएक्शन हो चुका है। तो मान लो कि शुरुआत का कंसंट्रेशन कितना है? 100 है। वैसे यहां दिया नहीं हुआ है, जब भी ऐसा सवाल आता है तो मान लो कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट है उसकी वैल्यू 100 है। ठीक है, जिसमें से 90 चला गया, मतलब ए नॉट माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? ए नॉट था 100, 100 में से 90% रिएक्ट हो गया, मतलब 100 माइनस 90, तो बचा कितना भाई? 10, है ना? यानी इनिशियल कंसंट्रेशन 100 और ए नॉट माइनस एक्स की वैल्यू हो गई 10। अब यहां पुट कर दो वैल्यू में तो के निकाल दो, के तो हो जाएगा 2.303 अपॉन टाइम। देखो कितना मिनट लग रहा है? 40। टाइम कितना मिनट लग रहा है? 40, तो यहां मिनट में ही रख दो 40 लॉग। अब देखो ए नॉट की वैल्यू 100, लॉग 100 अपॉन ए नॉट माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आई? 10 आई। तो यहां से क्या लिख सकता हूं मैं? के इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 40, और ये देखो ये 10 से ये 10 टाइम कट जाएगा तो मैं इसको log 10 लिख सकता हूँ। ओहो हो, और आपको ये चीजें पता है कि log 10 की वैल्यू होती है 1। क्या बात है सर, log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो यहाँ से k निकाल लो पहले, k कितना हो जाएगा? 2.303 अपॉन 40 इंटू 1। अब इस k की वैल्यू को जब आप कैलकुलेट करोगे, डिवाइड करोगे, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, वो आएगा तुम्हारा 5.757, और इसको मैं 10 टू द पावर की डिजिट में लिखता हूँ, जो आएगा 10 टू द पावर -2 मीटर इनवर्स, मिनट इनवर्स, सॉरी नॉट मीटर इनवर्स, मिनट इनवर्स। ये तुम्हारी के की वैल्यू आ गई। अब यहां से के की वैल्यू को उठाओ, यहां पुट कर दो, तो व्हाट विल बी योर हाफ लाइफ? हाफ लाइफ का आंसर क्या हो जाएगा भाई? 0.693 अपॉन 5.757 इंटू 10 टू द पावर -2। अब ये 10 टू द पावर 2 ऊपर जाएगा तो हाफ लाइफ यहां से कितना हो जाएगा? 1.2 इज इक्वल्स टू, अब यहां देखो 0.693 इंटू 10 टू द पावर 2 अपॉन 5.757। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 10 टू द पावर 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा? 2 डिजिट आगे बढ़ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 69 अपॉन 5.757। और जब आप इस चीज को डिवाइड करोगे तो यू विल गेट योर आंसर 10.03, और ये कितना आएगा? मिनट आएगा, क्योंकि टाइम है ना, टाइम का आंसर सब जगह हमने क्या आंसर लिया है? मिनट लिया है, इसलिए 10.03 जो एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, करके देखना वही आएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। मैंने आपको सॉल्व भी करा दिया यहाँ इजीली। ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल था। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देखो, ऑलरेडी चैनल पे है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द रिएक्शन बिटवीन इक्वल मोल्स ऑफ ए एंड बी इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अच्छा अच्छा, है ना? ए भी फर्स्ट ऑर्डर का है और बी भी फर्स्ट ऑर्डर का है। ठीक है, इन ए एंड इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन बी। ठीक है, तो यहां यह पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। अच्छा, तो सबसे पहले यहां हो क्या रहा है कि रिएक्शन बिटवीन इक्वल मोल्स ऑफ ए एंड बी, है ना? यानी मान लो अगर n मोल्स ऑफ ए है वो रिएक्ट होके क्या बना रहा है? n मोल्स ऑफ बी, है ना? n मोल्स ऑफ ए है वो रिएक्ट होके क्या बना रहा है? n मोल्स ऑफ बी। ठीक, और ये दोनों फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखो भाई जरा। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है?
क्या होता है रेट लॉ एक्सप्रेशन? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू के ए टू दी पावर 1, है ना? सॉरी 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 सॉरी, ये रिएक्शन थोड़ा गड़बड़ हो गया। यहाँ ए और बी मिलके बना रहे हैं ना साथ में, इट्स माई बैड इट्स माई बैड। यहाँ देखो इक्वल मोल्स ऑफ ए एंड बी, तो इसको ऐसे लिख लो एन मोल्स ऑफ ए प्लस एन मोल्स ऑफ बी रिएक्ट होके क्या बना रहा है? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। ये सही है रिएक्शन, है ना? रिएक्शन रिप्रेजेंटेशन है, ठीक। अब हमको फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या बोलता है? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के और तुम्हारे क्या है? नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स का पावर। तो यहाँ दिया हुआ है कि दोनों फर्स्ट ऑर्डर है ना? लिख दिया दोनों फर्स्ट ऑर्डर है, मतलब दोनों का पावर कितना हो जाएगा? ए और बी दोनों का पावर कितना हो जाएगा? बोलो, दोनों का पावर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 1 है ना? तो ये तुम्हारा रेट लॉ एक्सप्रेशन हो गया। अब इसमें देखो हमसे पूछा क्या है? पूछा ये है कि इनमें से कौन सा 4 स्टेटमेंट है, उनमें से वो स्टेटमेंट गलत है, जरा ये बताओ। ये बोल रहा है कि माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू के ए। यहां क्या बोला है? माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू के टाइम्स ए। मतलब कि रेट लॉ एक्सप्रेशन जो है ना, उसके अंदर क्या सिर्फ ए का ही टर्म आएगा? नहीं यार, रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर ए और बी दोनों का टर्म आएगा ना। मतलब देखो पहला ही ऑप्शन गलत पकड़ा गया, यही स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये अगर इसी चीज को ऐसे लिखा होता ना, अगर यही चीज को ऐसे लिखा होता माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू के ए और साथ में लिखा होता बी साथ में ना, तो ये सही होता। लेकिन यहां सिर्फ ए ही लिखा गया है, के और ए। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो इसका रेट ऑफ रिएक्शन है क्या वो सिर्फ ए पे डिपेंड करेगा? अरे ना जी ना, इसमें बी भी तो है। तो पहला वाला ही गलत ऑप्शन आ गया। अगला चेक कर लो, हाफ लाइफ ऑफ ए इक्वल्स टू हाफ लाइफ ऑफ बी। बिल्कुल सही, क्यों? क्योंकि दोनों फर्स्ट ऑर्डर के हैं, तो दोनों का हाफ लाइफ सेम होगा। बिल्कुल सही, बी सही है। द ओवरऑल रिएक्शन इज ऑफ सेकंड ऑर्डर, बिल्कुल 1 + 1 2 ही तो हो जाएगा। अरे ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है क्या होता है? रिएक्टेंट का पावर। यहाँ रिएक्टेंट ए है, रिएक्टेंट बी है, रिएक्टेंट का पावर क्या है? 1, बी का पावर 1, तो यानी 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2, यानी ओवरऑल ऑर्डर कितना हो जाएगा? सेकंड ऑर्डर, बिल्कुल सही। और डी, द रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड ऑन टेम्परेचर। हाँ भाई बिल्कुल, रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मतलब ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है ना ऊपर वाला रेट लॉ एक्सप्रेशन, वो गलत है। रेट लॉ एक्सप्रेशन में बी भी आएगा, यहाँ सिर्फ ए लिखा गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, ठीक है? और बाकी ये सारे गलत है, ठीक। चलिए जी आगे बढ़े। अगला सवाल, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर अ सर्टेन रिएक्शन इज गिवन बाय। अच्छा, एक रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है। अरे यार तो बड़ा सिंपल है, क्या दिया हुआ है? ln k इज इक्वल्स टू 4.8 माइनस 20.50 डिवाइडेड बाई टी। अब देखो पूछा क्या है? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस नॉट। अहो, डेल्टा एस नॉट की वैल्यू हमसे पूछा है। अरे यार, आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर पढ़ा होगा, और वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिएक्शन क्या होता है? पहले वो देखो, वो होता है के इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है? डेल्टा एस नॉट, है ना? डेल्टा एस नॉट अपॉन आर, जो कि तुम्हारा गैस कांस्टेंट होता है, माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर इंटू टी। ये एक्सप्रेशन होता है तुम्हारा, ये एक्सप्रेशन होता है तुम्हारा। अब कुछ नहीं करना यार, ये एक्सप्रेशन तो तुमने पढ़ रखा है ना अपने थ्योरी के अंदर। बस ये जो रिएक्शन है इससे इसको कंपेयर कर दो। ऑन कंपेयरिंग, यहां देखो डेल्टा एस नॉट आर की जगह कितना लिखा हुआ है? डेल्टा एस नॉट आर की जगह लिखा हुआ है 4.8। तो कंपेयर करोगे तुम्हें पता चल जाएगा। हमको डेल्टा एस नॉट जो चाहिए, तो डेल्टा एस नॉट अपॉन आर जब आप कंपेयर करोगे ना ऊपर वाले इक्वेशन को केमिकल इक्विलिब्रियम के कांस्टेंट के इक्वेशन से, है ना? आपने पढ़ा होगा केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर, तो ये कितना हो जाएगा? डेल्टा एस नॉट आर इज इक्वल्स टू 4.8। तो डेल्टा एस नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4.8 इंटू आर, जहाँ आर क्या है भाई? आर है तुम्हारा गैस कांस्टेंट, और आर की वैल्यू कितनी होती है? 8.314, और यूनिट क्या होती है? जूल केल्विन इनवर्स, याद है? तो सवाल देख लो, क्या 4.8 क्या दिख रहा है? ओहो, ऑप्शन नंबर सी ही तो साफ साफ दिख रहा है। इसमें तुम्हारा टेस्टिंग था क्या कि तुमको ये इक्वेशन याद है या नहीं, बस इसमें इतनी ही टेस्टिंग थी। बाकी तुम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो तुमको डेल्टा एस नॉट अपन आर 4.8 के बराबर दिख जाएगा। तो डेल्टा एस नॉट क्या हो जाएगा? 4.8 इंटू आर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, फॉर अ रिएक्शन Na गिव्स प्रोडक्ट lna वर्सेस T प्लॉट गिव्स अ स्ट्रेट लाइन विथ अ नेगेटिव स्लोप। अच्छा, what is the order of the reaction and the intercept of ln a axis? all symbol have their conventional meaning। ये बोला गया है ना कि एक रिएक्शन है Na जो साथ में प्रोडक्ट बना रहा है ना? और आगे क्या दिया हुआ है कि जब ग्राफ प्लॉट किया गया ना,
किसके किसके बीच का ग्राफ, नेचुरल लॉग ए वर्सेस टी का ग्राफ, तो वो स्ट्रेट लाइन आया। अच्छा, वो क्या आया, स्ट्रेट लाइन विथ निगेटिव स्लोप, विथ निगेटिव स्लोप। अच्छा, मतलब स्लोप की वैल्यू भी निगेटिव थी और स्ट्रेट लाइन आया, मतलब माइनस एम था। तो पूछा गया कि ऑर्डर बताओ, यही पूछा गया, ऑर्डर बताओ और उसका इंटरसेप्ट कितना होगा, मतलब वाई एक्सिस पे वो वैल्यू कितनी होगी, ये पूछा गया है। अरे रे, बड़ा सिंपल सा सवाल है, मतलब सिंपल नहीं है लेकिन एक्सप्रेशन अगर आपको पता है तो सिंपल हो ही जाएगा। देखो कैसे, हमसे साफ साफ क्या बोल दिया कि एल एन ए और टी का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है, एल एन ए और टी का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहां चेक करूंगा ना, हमसे पूछा गया, ऑर्डर पूछा गया है, ठीक। तो सबसे पहली बात कि एल एन ए और टी अगर एन ए प्रोडक्ट बना रहा है तो सबसे पहले तो इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखो। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन जब आप लिखोगे तो क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू क्या होता है, के इनटू ए। अब यहां देखो, ये तुम्हारा रेट लॉ एक्सप्रेशन है, क्या ए टू दी पावर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ए की पावर 1 मान ले। जब ए की पावर 1 मान लेंगे इसका मतलब कि ये एक फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। और अगर आपको इससे भी समझ नहीं आ रहा है तो इसको ऐसे समझ लो, मैं इसको मिटा देता हूं, इसको ऐसे मिटा देता हूं, इसको ऐसे समझ लो कि एल एन ए और टी का जो ग्राफ है वो बोल दिया कि स्ट्रेट लाइन आ रहा है, एल एन ए और टी का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है। तो आपने फर्स्ट ऑर्डर का एक एक्सप्रेशन पढ़ा है। फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन होता है एल एन, है ना, याद करो, मैंने केमिकल कैंडिस के अंदर ये चीजें पढ़ा रखी है। एक्सप्रेशन क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर का, वो देख लो, वो होता है तुम्हारा एल एन at time t, initial concentration at time t upon initial concentration is equals to minus kt। याद है, याद है। तो यहां से हम क्या लिख सकता हूं, log a by b का फॉर्मूला लगाओ, है ना, एल एन ए टी माइनस एल एन ए नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के टी, है ना। तो यहां से मैं इस चीज को मॉडिफाई करके और क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं एल एन ए लिख लो, ए टी को ए लिख लो, इनिशियल कंसंट्रेशन एट टी इसको ए लिख लो, कैपिटल ए, है ना, इज इक्वल्स टू एल एन ए नॉट माइनस के टी लिख सकते हैं। अब देखो, इसको इधर भेजो तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये एल एन ए नॉट है, अब ये एक्सप्रेशन को थोड़ा सा बाहर निकालो, एल एन ए वर्सेज एल एन ए नॉट माइनस के टी। अब देखो सवाल में क्या दिया हुआ है कि ग्राफ जो है वो एल एन ए वर्सेज टी का है, मतलब वाई एक्सिस पे एल एन ए है और एक्स एक्सिस पे टी है। ओहो, तो जरा इसको कंपेयर तो करो, अरे मेरे बच्चों इसको कंपेयर तो करो। अगर ये देखो एल एन ए वाई एक्सिस पे है और टी एक्स एक्सिस पे है, तो क्या वाई इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, y इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ बन रहा है। इसको ऐसे लिख लो ना, y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी। ओहो, ये एक स्ट्रेट लाइन होता है विथ निगेटिव स्लोप, पकड़ा गया, पकड़ा गया, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, पकड़ा गया, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। और साथ में अब देखो इंटरसेप्ट किसके बराबर है, इंटरसेप्ट बराबर है एल एन ए नॉट के। तो फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन मैंने गलत टिक कर दिया, देखो इसमें भी देखो दो फर्स्ट ऑर्डर दिया हुआ है, पहला ऊपर जीरो ऑर्डर, फिर फर्स्ट ऑर्डर, फिर फर्स्ट ऑर्डर, फिर सेकंड ऑर्डर। अब देखो यहाँ फर्स्ट ऑर्डर और साथ में सिर्फ ए है ना जी ना, क्यों, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर और साथ में इंटरसेप्ट की वैल्यू एल एन ए नॉट होनी चाहिए, यहाँ ए नॉट होगा, ठीक है। तो सी नंबर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, फर्स्ट ऑर्डर और साथ में उसका जो इंटरसेप्ट होगा वो क्या होगा, एल एन ए नॉट होगा। तो हमसे ये पूछा था कि ऑर्डर बताइए और साथ में उसका इंटरसेप्ट बताइए, मैंने तुमको ऑर्डर भी दिखा दिया, कंपेयर करके दिखा दिया, और साथ में देखो निगेटिव स्लोप भी आया, स्ट्रेट लाइन भी आया, और इंटरसेप्ट जो सी की वैल्यू है वो किसके बराबर है, एल एन ए नॉट के बराबर है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखो सिर्फ ए है इंटरसेप्ट, जबकि इंटरसेप्ट होना चाहिए एल एन ए नॉट। तो ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, डी और ए गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बोल रहा है कि इफ द रिपल्शन आर डोमिनेट, इफ द रिपल्शन आर डोमिनेंट इन रियल गैस द इंटरनल प्रेशर पाई टी विल बी। अरे यार ये पूछा गया, पाई टी की वैल्यू पूछी गई है। देखो जो इंटरनल प्रेशर होता है ना रियल गैस के लिए, इंटरनल प्रेशर रियल गैस के लिए जो होता है वो एक्चुअली डिफाइन होता है अट्रैक्शन से, है ना। ये मेजर होता है, इंटरनल प्रेशर क्या होता है, एक मेजरमेंट होता है, किसका, मेजरमेंट ऑफ किसका होता है, जिसको कोएशन प्रेशर भी बोलते हैं। ये एक्चुअली अट्रैक्टिव फोर्स का मेजरमेंट होता है,
मतलब पाई टी की वैल्यू 0 से बड़ी होगी कब? जब अट्रैक्शन होगा, जब अट्रैक्शन होगा। लेकिन यहां बोला है कि यहां रिपल्शन डोमिनेट कर रहा है गैसेस के अंदर, यहां रिपल्शन डोमिनेट कर रहा है गैसेस के अंदर, मतलब कि पाई टी की वैल्यू यहां 0 से बड़ी नहीं, पाई टी की वैल्यू जो इंटरनल प्रेशर है उसकी वैल्यू 0 से छोटी होगी। क्योंकि रियल गैस के अंदर पाई टी की वैल्यू 0 से बड़ी तभी होती है जब अट्रैक्शन हो रहा होता है, लेकिन यहां रिपल्शन हो रहा है। इंटरनल प्रेशर यार मेजरमेंट होता है अट्रैक्टिव फोर्स का, और अट्रैक्टिव फोर्स यानी पाई टी की वैल्यू इंटरनल प्रेशर की वैल्यू 0 से बड़ी होगी जब अट्रैक्शन होगा, लेकिन यार यहाँ रिपल्शन डोमिनेट कर रहा है, इसलिए पाई टी की वैल्यू लेस देन 0 होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ये तो गलत है यार, डी तो साफ ही गलत है, डिपेंड करता है भाई, फोर्सेस पे डिपेंड करता है, ठीक है, अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्सेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। आगे बढ़े। What type of defect are shown by CSCl and CF2? अभी देखो यार सॉलिड स्टेट का सवाल, बहुत बेसिक का सवाल है ये भी, ठीक है। देखो याद रख लो, नहीं पता है तो याद रख लो, जो तुम्हारा CSCl होता है, सीजियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं, CSCl, ये शॉर्ट की डिफेक्ट को शो करता है, और जो तुम्हारा CaF2 है वो एनायन फ्रैंकल डिफेक्ट को शो करता है, एनायन फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है। अब मैं याद थ्योरी तुमको नहीं पढ़ा सकता हूं, बट ऐसे याद कर लो कि याद रखने के लिए डेटा याद से, तो शॉर्ट की डिफेक्ट CSCl, एनायन फ्रैंकल डिफेक्ट CF2, अब आंसर नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, ठीक है। अब ये डेटा था, थ्योरेटिकल डेटा था, जो आपको पता होना चाहिए, जब आपके 10:9 रेशियो सॉलिड स्टेट के अंदर पढ़ते हैं तो वही चीज आपको पढ़ाई जाती है। डिफेक्ट इन सॉलिड्स याद करो, डिफेक्ट इन सॉलिड्स के अंदर ये चीज आपको पढ़ाई जाती है ना। कौन कौन डिफेक्ट होता है? इंटरस्टिशियल होता है, फिर एनायन वैकेंसी होता है, कैटायनिक वैकेंसी होता है ना, फिर वैकेंसी डिफेक्ट होता है, इंप्यूरिटी डिफेक्ट होता है, स्टोइकियोमेट्री नॉन स्टोइकियोमेट्री है ना, शॉर्ट की फ्रैंकल, तो वहां पढ़े होगा ये चीजें, ठीक है। तो ये बस थ्योरेटिकल सवाल था, ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। आगे बढ़े। अगला बढ़े, आइडेंटिफाई द रिएक्शन। अरे यार CH3 देखो NaI साफ साफ दिख गया, मस्त, मतलब ये फिंकलस्टीन रिएक्शन है, इट इज अ फिंकलस्टीन रिएक्शन, ये एक फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या होता था? RCl को जब भी हम NaI जब भी दिखे ना भाई, NaI और साथ में NaI के साथ क्या लिया जाता था? एसीटोन, या भी ये भी याद रख लो, NaI एसीटोन, तो क्या होता था? एक्सचेंज हो जाते थे, ये तुम्हारा आयंस था वो एक्सचेंज हो जाते थे, यहाँ जो I था वो R के साथ जुड़ जाता था और NaCl बाहर निकल जाता था, तो प्रोडक्ट क्या बनता था? Ri प्लस NaCl, यही तो यहाँ हुआ है देखो रिएक्शन के अंदर, और इस पूरे रिएक्शन को हम बोलते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। अरे दो पढ़े थे, फिंकलस्टीन और श्वार्ट्ज, याद आ रहा है? फिंकलस्टीन रिएक्शन है ये मेरे भाई, फिंकलस्टीन रिएक्शन है। तो नेम रिएक्शन सवाल भी आ गया, देखो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, इट इज नॉट श्वार्ट्ज। श्वार्ट्ज कब होता है? AgF वगैरह जब होता है तब श्वार्ट्ज होता है ना, ये यहाँ NaI है, तुम ये समझ लो ना, ये NaI और एसीटोन से समझ लो, है ना, NaI और एसीटोन से समझ लो कि जो इंटरमीडिएट है वो NaI और एसीटोन का काम कर रहा है, मतलब फिंकलस्टीन रिएक्शन है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड इज नोन एज, अरे यार ये तो जिगलर नाटा कैटलिस्ट होता है, पॉलीमर के अंदर ये चीज पड़ी होगी, जिगलर नाटा कैटलिस्ट होता है ये, इसको जिगलर नाटा कैटलिस्ट बोलते हैं। जिगलर नाटा कैटलिस्ट कॉम्बिनेशन होता है किसका? ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का। जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या होता है याद करो? अरे यार C2H5 होल थ्राइस Al प्लस TiCl4, याद है? TiCl4, अरे भूल गए? अरे ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम प्लस क्या है याद करो? टाइटेनियम, पढ़े होगे ना तुम सब, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। तो ऑप्शन नंबर डी जो एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। थ्योरेटिकल था, डेटा पता होना चाहिए तो आप इस सवाल को कर पाते। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। हाँ, CH3CH2Cl रिएक्ट करता है NaCl के साथ, ठीक है, तो X मिलता है, फिर वो H2Ni के साथ रिएक्ट करता है तो Y मिलता है, फिर क्या मिलता है? AE2O, AE2 है या AC2 है, अभी देख लेंगे। ये एसिड, अच्छा ये तो यार वो है ना, ये तो सिंपल सा सीक्वेंस वाला रिएक्शन है जिसके अंदर हमको क्या बोलता है? एसिड एनाइड्स हम रिएक्ट कराते हैं। अब देखो सबसे पहले तो बारी बारी से रिएक्शन करते हैं, तो आप इसका रिएक्शन कराएंगे CH3CH2Cl का, जब आप रिएक्शन कराते हैं NaCN के साथ तो क्या होता है? एक्सचेंज होते हैं, क्या? आयंस का एक्सचेंज होता है, जिसमें तुम्हारा क्या होता है? तुम्हारा जो Cl होता है वो डिस्प्लेस हो जाता है Cn के, जो Cn है ना यहाँ NaCN, क्या होगा? ये Na प्लस Cn माइनस में टूटता है और Cl को डिस्प्लेस कर देता है,
तो प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है तुम्हारा एक्स जो बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 CH2CN, ये तुम्हारा एक्स बन गया। अब इस एक्स को जब आप H2 और Na के साथ रिएक्ट करा, तो याद करो अभी पीछे पढ़ाए हो, H2 जब भी Na के साथ दिखे तो वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिड्यूस करता है, ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिड्यूस कर देगा CN को, किस में रिड्यूस कर देता है, अमीनो ग्रुप में, यानी जो साइनो ग्रुप CN लगा हुआ है इसको अमाइन ग्रुप में कन्वर्ट रिड्यूस कर देता है। तो अगला प्रोडक्ट तुम्हारा जो Y बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 CH2 और क्या बनता है, CH2 और N, है ना। अब एक लास्ट पार्ट और बचा है। अब देखो Y जो है वो अगेन रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, यहाँ देखो ये जो ये तुम्हारा साफ साफ दिख रहा है ना, ये एक्चुअली तुम्हारा एक एसिड एनहाइड्राइड होता है, ये तुम्हारा एक एसिड एनहाइड्राइड होता है, जो तुम्हारा AE2 यहाँ लिखा हुआ है ना, AAC2O, इसको एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं, एसिड एनहाइड्राइड। जब ये एसिड एनहाइड्राइड से रिएक्ट करता है ना तो ये फॉर्म करता है CH3 CH2 CH2 NH और साथ में कार्बोनिल ग्रुप भी जुड़ जाता है, C डबल बॉन्ड O NH3, ये फॉर्म करता है जब प्रोडक्ट। तो इसको ऐसे भी लिख लो, CH3 CH2 CH2 NHCO NH3। तो फाइनल प्रोडक्ट तुम्हारा ये रहा, फाइनल प्रोडक्ट तुम्हारा ये रहा, है ना, ये तुम्हारा एसिटाइल्ड अमीनो ग्रुप, इसके अंदर एसिटाइलेटेड अमीनो ग्रुप लगा, देखो अमाइन ग्रुप यहां लगा हुआ है NH, इसको बोलते हैं एसिटाइलेटेड अमीनो कंपाउंड, यानी तुम्हारा एसिटाइलेटेड अमीनो कंपाउंड बनता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच हो रहा है, देखो CH3 CH2 CH2 CONH और NH3 CONH, अरे सॉरी यहाँ CH3 लगता है ना, नॉट NH3, मैं तो भूल गया, यहाँ CH3 लगेगा ना, तो यहाँ क्या होता है, ये एनहाइड्राइड वाला ग्रुप यहाँ से जुड़ रहा है, COCH3 नॉट NH3, COCH3 यहाँ होगा, ठीक है, मैं भी NH3 लगा देता हूँ, यहाँ ऊपर वाले भी चेंज कर लो, एनहाइड्राइड ग्रुप में NH3 कहाँ से आ गया यार, CH3 होता है ना, इट्स माई बैड, आई एम रियली सॉरी, इसको चेंज कर लो। मैं भी कहूँ ऑप्शन मैच क्यों नहीं हो रहा है, मैं ध्यान नहीं दिया। अब देखो अब ऑप्शन को मैच करो, CH3 CH2 CH2 NHCO CH3, कहीं दिख रहा है CH3 CH2 CH2 NHCO CH3, नीचे देखोगे CH3 CH2 CH2 CO NHCO CH3, ऐसा नहीं है, इसमें देखो दो CO ग्रुप आ गए ना, डी नंबर एब्सोल्युटली गलत आंसर है, देखो बी और सी तो हो नहीं सकता है, डी में चेक करो, यहाँ देखो दो कार्बोनिल ग्रुप आ गए, दो नहीं सिर्फ एक ही होता है, एक यहाँ है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए जो एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ये सीक्वेंस को आप थोड़ा सा बस इसका जो तुम्हारा इंटरमीडिएट है ना उसको याद कर लो, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट को थोड़ा सा याद कर लो, बस इससे ही क्लियर हो जाएगा तुम्हारा कि क्या क्या वैल्यू आएगी, आगे रिएक्ट कराते जाओगे, फर्दर स्टेप वाइज रिएक्शन होते हैं ये, तो रिएक्शन स्टेप को जरूर आपको आना चाहिए करने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है द कायरल कंपाउंड एमंग द फॉलोइंग इज, अरे यार इसमें से कायरल कंपाउंड कौन सा है, सबसे पहले तो कायरल कंपाउंड पहचानो होता क्या है, किस कंपाउंड को कायरल कंपाउंड बोलते हैं। देखो ऐसे कंपाउंड्स ना जिनके अंदर जो कार्बन हो ना वो कार्बन से सारे ग्रुप डिफरेंट हो, जैसे मान लो कोई A B C और D, ये सभी डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन बोलते हैं, ठीक है। हमसे पूछा गया है कि कौन सा कंपाउंड कायरल है, तो N ब्यूटेन, N ब्यूटेन का मतलब अरे नॉर्मल ब्यूटेन यार, नॉर्मल ब्यूटेन कैसे होता है, CH3 CH2 और देखो क्या है CH3 CH2 और क्या है तुम्हारा CH3, ये तुम्हारा ब्यूटेन है। अब इसमें चेक करो ना, तो किसी भी एक साइड को पकड़ोगे ना तो इसमें तुमको क्या कायरलिटी नहीं नजर आएगी, इसके अंदर कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है, इसके अंदर कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है। कैसे का, मान लो किसी एक कार्बन को पकड़ता हूं तो इधर देखो, इधर CH3 इधर CH2 CH3, ऊपर H नीचे H, देखो H कॉमन हो गया, तो N ब्यूटेन भी नहीं हो सकता है, सिमिलरली N हेक्सेन भी नहीं हो सकता है, और जैसे ही आप 2 मिथाइल हेक्सेन को भी ड्रॉ करोगे ना वो भी नहीं होगा, 2 मिथाइल हेक्सेन को ड्रॉ करोगे वो भी नहीं होगा, तो ना N हेक्सेन ना N ब्यूटेन। आओ ड्रॉ भी कर देते हैं 2 मिथाइल हेक्सेन को, पहले हेक्सेन ड्रॉ कर लो, कार्बन 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 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ कर लो 7, ठीक है। अब 2 मिथाइल हेक्सेन लगा हुआ है, यानी अब देखो यहाँ देखो, ये पहला नंबर कार्बन दूसरा नंबर कार्बन, यहाँ देखो CH3 लगा दो और यहाँ तुम्हारा क्या लग जाएगा, एक H लग जाएगा, है ना। हाँ देखो ये हो सकता है, देखो ये हो सकता है कायरल कार्बन, कैसे, देखो अगर इस कार्बन को आप पकड़ोगे ना तो इसके इधर एक कार्बन ग्रुप लगा है,
मतलब यहाँ देखो, नहीं ये भी नहीं होगा ना, क्योंकि देखो यहाँ CH3 ग्रुप लग गया ना, देखो यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, अरे अरे सेम हो गया, सेम हो गया। 2 मिथाइल हेक्सेन भी नहीं हो सकता है, 2 मिथाइल हेक्सेन भी नहीं हो सकता है, तो ना N ब्यूटेन, ना N हेक्सेन, ना 2 मिथाइल हेक्सेन। सिमिलरली 2,3 डाई मिथाइल हेक्सेन ड्रॉ करोगे ना तो हो जाएगा वो, 2,3 डाई मिथाइल हेक्सेन ड्रॉ करोगे तो वो हो जाएगा। आओ करके भी ड्रॉ कर लेते हैं, आओ देखो, मान लो यहाँ एक और मिथाइल लगा ना, यहाँ एक और मिथाइल लगा दो, तो यहाँ एक H लग जाएगा। अब चेक कर लो, इस वाले कार्बन चेक करोगे ना, अब कोई भी एक कार्बन को पकड़ लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। देखो इधर कार्बन के साथ CH2 ग्रुप जुड़ा है, इधर भी कार्बन के साथ CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब ये देखो, ये नीचे H है, इधर C है, इधर एक पूरी अलग चेन होगा, ये एक पूरा ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, ये एक पूरा ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, ये एक डिफरेंट ग्रुप और ये एक पूरा डिफरेंट ग्रुप। तो इस वाले ये वाला कार्बन है, इसके अंदर कायरल कार्बन प्रेजेंट है, मतलब ये कायरल कंपाउंड होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं था, अपना दिमाग लाते तो भी ये सवाल को सॉल्व कर जाते तुम सभी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डिब्बल H, उसको पढ़ते हैं डिब्बल H, जो होता है डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसको क्या पढ़ते हैं? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब यार साफ साफ देखो ना, हमको फार्मूला पूछा है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब देखो यहां देखो क्या दिख रहा है, एल एल्यूमिनियम, H हाइड्राइड, आइसोब्यूटाइल 2 पकड़ा गया। ऑप्शन नंबर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बी और सी और डी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, डिब्बल H का बस नाम पता कर लो, ये होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और पहला ही ऑप्शन मैच हो रहा है, देखो 2 आइसोब्यूटाइल ग्रुप है, साथ में एल्यूमिनियम है और हाइड्राइड है। AlCl3 हो नहीं सकता है, यहाँ देखो OCH2 ग्रुप लग गया, नहीं हो सकता है। C2H ये इथाइल ग्रुप हो गया, ये हो ही नहीं सकता है। यहाँ डाई आइसोब्यूटाइल ग्रुप यानी AlHIBu होल ट्वाइस, ये तुम्हारा एब्सोल्युटली योर करेक्ट आंसर। क्लियर, सिंपल सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। कितने बचे हुए सवाल आओ देख लेते हैं। ठीक है, ये काफी बचा हुआ है। ठीक है, आओ सॉल्व कर डालते हैं, सभी को सॉल्व कर डालते हैं, कोई बात नहीं, आ जाओ। अगला सवाल है, द एक्वा सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग विल बी कलर्ड ड्यू टू DD ट्रांजिशन। ओहो, ये देखो हमसे यहाँ क्या पूछा गया है, DD ट्रांजिशन में कलर्ड कंपाउंड कौन सा होगा, हमसे ये पूछा गया। देखो मैंने ये DNA ब्लॉक के अंदर ऑलरेडी तुमको समझा रखा है कि कलर्ड किसकी वजह से आता है। कलर्ड आता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो अगर वहां कोई भी एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो कलर्ड आएगा, यानी कलर्ड आता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के हेल्प से। तो यह पूछा है कि एक्वा सोल्यूशन इन सभी का कलर्ड होगा या नहीं DD ट्रांजिशन में, ये बताओ। तो मैं तुमको क्या करता हूँ ना, इनका एक्वा सोल्यूशन में इनके आयंस बता देता हूँ, उसके बाद तुम इस सवाल को सॉल्व करना, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। ठीक है, कुछ सवाल होंगे जो बहुत ही आसान है, जो मैं तुमको होमवर्क दे दूंगा, जो मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, उनको मैं होमवर्क दे दूंगा, तुम लोग सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलो जैसे अगर मैं CO और Cl2 को इसको आयंस में तोड़ूं तो ये टूटेगा CO2 प्लस Cl माइनस, यानी यहाँ जो CO है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, CO2 प्लस है। तो पहला ये दिख गया हमारा। दूसरा Cu2Cl2, इसको तोड़ोगे तो ये किसमें होगा, Cu2 प्लस 2Cl माइनस। तो यहाँ Cu जो है वो किसमें है, +2 ऑक्सीजन स्टेट में है ना। सिमिलरली यहाँ KMnO4 में जब आप देखोगे तो यहाँ आपको ये K प्लस में दिखेगा, और वैसे ही अगर आप ZnCl2 को तोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा Zn2 प्लस Cl माइनस। तो ये कितना हो गया तुम्हारा Zn जिंक 2 प्लस। अब देखो सभी का तुमको ऑक्सीजन स्टेट पता चल गया, सभी मेटल का। पहला है CO2 प्लस, फिर है Cu2 प्लस, फिर K प्लस, फिर Zn2 प्लस। अब बारी बारी से इनको क्या करो, इनके अंदर D इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो और D के अंदर D सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग शुरू करो। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, 5 ना, सिर्फ 5 होता है ना, इसको सिर्फ 5 रखना। ये D ऑर्बिटल के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, सिर्फ 1 2 3 4 5 है ना। इसके अंदर बारी बारी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग शुरू करो। ठीक है, अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल तुमको नजर आएंगे तो वो क्या होगा, कलर्ड कंपाउंड शो होगा। तो ये तुम्हारा होमवर्क है, इस चीज को सॉल्व करना। ठीक है, मैंने तरीका तुमको बता दिया, यही तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, अगला है द फॉलोइंग सिंथेटिक पॉलीमर। अरे यार सिंथेटिक पॉलीमर बहुत सिंपल सवाल है। देखो रबर, सेलुलोज और स्टार्च, ये तीनों नहीं हो सकते हैं। क्यों? कि देखो रबर जो है वो नेचुरल है, सेलुलोज भी नेचुरल, स्टार्च भी नेचुरल, नाइलॉन सिंथेटिक है। सिंथेटिक मतलब जिसको इंडस्ट्री में बनाया जाए, आर्टिफिशियल जिसको बोल सकते हो। तो सिंथेटिक पॉलीमर नाइलॉन है। नाइलॉन कहीं तुमको नेचुरली नहीं मिलता है, कहीं प्लांट एनिमल से नहीं मिलता है, लेकिन रबर, सेलुलोज और स्टार्च ये सभी प्लांट एनिमल से मिलते हैं, इसलिए इनको सिंथेटिक पॉलीमर कैटेगरी में हम नहीं रख सकते। नाइलॉन इज योर सिंथेटिक पॉलीमर, जो आर्टिफिशियल होता है, मैनमेड होता है। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, व्हाट इज द कंपाउंड ए इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। अब देखो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन है और ये रिएक्शन डाई एजोटाइजेशन का रिएक्शन है। डाई एजोटाइजेशन कैसे है, आओ देखो। प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन यहां लगा हुआ है ना। ये इसको ऐसे में ड्रॉ कर देता हूं, एक बेंजीन रिंग है जिससे तुम्हारा NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है और साथ में Cu2 NH2 जुड़ा हुआ है। जब इसका रिएक्शन हम पहले कराते हैं किसके साथ, NaNO2 प्लस HCl के साथ, तो याद रखो ये इस रिएक्शन को डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, है ना। देखो डाई, जिसमें डाई एजोनियम सॉल्ट फॉर्म होता है। तो ये जो NH2 ग्रुप है ना, ये रिड्यूस हो जाता है किसमें, N2 और N2 प्लस और Cl माइनस में। तो जो प्रोडक्ट बनता है मैं पहले वो प्रोडक्ट तुमको बना देता हूं, ठीक है। जो प्रोडक्ट बनता है मैं वो प्रोडक्ट तुमको बना देता हूं। और प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है तुम्हारा, यहां देखो तुम्हारा प्रोडक्ट बनता है, वो बनता है तुम्हारा N2 प्लस और Cl माइनस, है ना। N2 प्लस और Cl माइनस। ये रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रिएक्शन को बोलते हैं डाई एजोटाइजेशन। डाई एजोटाइजेशन, ठीक है। अब इसके बाद फर्दर सॉल्व फॉर्म होता है क्या, डाइएजोनियम सॉल्ट। इसके बाद फर्दर जब सेकंड कंपाउंड से रिएक्शन कराते हैं Cu2Br2 और साथ में HBr से, और नीचे ग्रुप मत भूलना, नीचे ग्रुप भी लगा हुआ है, ये देखो CH2NH2 ग्रुप लगा हुआ है। तो जब आप इसको रिएक्ट कराते हैं ना, तो ये जो इसको समझ लो ना कि जो N2Cl2 है ना, ये पूरा का पूरा सुपड़ा इसका साफ हो जाता है और एक ब्रोमीन यहां जाके सब्स्टिट्यूट हो जाता है। मतलब जो कंपाउंड मिलेगा उसमें ऊपर क्या होगा, ब्रोमीन होगा। एक ब्रोमीन तो ऊपर लगा होगा और दूसरा ब्रोमीन क्या होता है ना कि जो NH2 ग्रुप है ना, इसको रिड्यूस करके साथ में CH2 के साथ जुड़ जाता है, मतलब CH2Br। यानी ऑप्शन नंबर बी इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। जो तुम्हारा ऊपर है वो ब्रोमीन है, इसी को बोलते हैं डाइएजोनियम सॉल्ट। इसको बोलते हैं डाइएजोनियम सॉल्ट, है ना, है ना। तो यही जो तुम्हारा है एक्चुअली, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, है ना। इसको डाइएजोनियम सॉल्ट नहीं बोलते, सॉरी, बगल वाले कंपाउंड को डाइएजोनियम सॉल्ट बोलते हैं। N2 प्लस और Cl माइनस, ये जो तुम्हारा बना इसको डाइएजोनियम सॉल्ट बोलते हैं। अब डाइएजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन हम फर्दर कराते हैं। ये तुम्हारा डाइएजोनियम सॉल्ट है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़े, अगला सवाल, ऑक्सीडेशन ऑफ टोलुइन बाय क्रोमाइल क्लोराइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस गिव बेंजल्डिहाइड, द रिएक्शन इज कॉल्ड। अरे यार ये तो सिंपल सा है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, याद करो, पढ़े हो, इटार्ड रिएक्शन। बहुत अच्छे अच्छे सवाल आए, बहुत सिंपल सवाल आए। अगर आपने अच्छे से भी सिलेबस को देते पढ़ा है ना, तो आप पेपर आराम से कर ले जाओगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। आपने ये चीजें पढ़ी होंगी। इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन क्या होता है, जो तुम्हारा टोलुइन होता है। टोलुइन क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 ग्रुप। तो पहले एक बेंजीन रिंग, मैं पूरा रिएक्शन लिख देता हूँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पूरा रिएक्शन लिख देता है, ठीक है, ताकि तुमको रिएक्शन भी रिवाइज हो जाएगा साथ में। ये बेंजीन रिंग है, साथ में CH3 ग्रुप लगा होता है। अब इसको जब हम क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, जिसको हम किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, जो तुम्हारा होता है CrO2Cl2, याद है। CrO2Cl2 के साथ जब हम रिएक्ट कराते थे तो क्या बनता था, क्या बनता था, ये तुम्हारा बनता था तुम्हारा बेंजीन, इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का फॉर्म करता था, उसके बाद बेंजल्डिहाइड बनता था ना। एक सेकेंड, बेंजीन रिंग टेढ़ा बन रहा है। जब हम रिएक्ट कराते थे CrO2Cl2 के साथ, तो पहले हमारा क्या बनता था, याद करो, क्या बनता था तुम्हारा, क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता था, याद है। और उसके बाद फिर बेंजल्डिहाइड बनता था। तो इसका आंसर क्या होगा, इटार्ड रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इटार्ड रिएक्शन। हालांकि मैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स यहाँ बना के तुमको दिखा देता हूँ। ये बनता है तुम्हारा CH और यहाँ OCr साथ में जुड़ा होता है, इसके साथ तुम्हारा OCl2 जुड़ा होता है, होल ट्वाइस होता है, ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स होता है। फिर फर्दर जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं H2O+, तो यहाँ तुम्हारा बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। इसी रिएक्शन को, इस पूरे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, यहाँ CHO ग्रुप लग जाता है, पूरा सुपड़ा साफ होकर क्या हो जाता है, CHO ग्रुप, CHO ग्रुप, ये बेंजल्डिहाइड होता है। और इस पूरे रिएक्शन को हम नाम देते हैं इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड साइंटिस्ट का रिएक्शन था, इसलिए इसका नाम क्या है, इटार्ड रिएक्शन। तो ये नेम रिएक्शन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। मैंने साथ में आपको रिएक्शन भी करा दिया। आगे बढ़े, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन MnCl6-, FeCN6-3- एंड COC2O4-3-। अरे यार मैंने ये भी आप लोग करा रखा है, ये भी आप सभी का होमवर्क है, ये भी आप सभी का होमवर्क है। मैंने ये भी ऑलरेडी करा रखा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर। याद करो, मैंने बताया था
स्ट्रॉन्ग लाइगेंड, वीक लाइगेंड, पेयरिंग होगी पेयरिंग नहीं होगी, मैं तुमको बता देता हूँ बस थोड़ा सा। यहाँ कंपाउंड लिख लो MnCl6 3-, अगला कंपाउंड क्या है FeCN6 3-, और अगला है COC2O4 3-। अब यहां चेक करो, यहां एक वीक लाइगेंड है तो यहां नो पेयरिंग, यहां पेयरिंग मत कराना। और यहां देखो ये दोनों में स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, देखो CN स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, C2O4 ऑक्सिलेटो आयन ये भी एक स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होता है और ये भी स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, तो यहां पेयरिंग कराना। बस यही ट्रिक थी इसके अंदर, और मैंने उसके बाद ऑलरेडी तुमको बता रखा है, तुम ये सभी जानते हो कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सो दिस इज जो सवाल जिसमें आपको होमवर्क करके लाना है, ठीक है। कमेंट डाउन कीजिए इसके आंसर्स को और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को प्रेडिक्ट करिए। मैंने आपको पेयरिंग होगी या नहीं होगी ये बता दिया, ठीक है। आधा सवाल तो मैंने यही करा दिया, तो तुम कर सकते हो इसको। चलो, द शेप एंड हाइब्रिडेशन ऑफ सल्फाइड SO3 2- आयन इज। अच्छा, हमको हाइब्रिडेशन और शेप दोनों बताना है। चलो तो पहले हाइब्रिडेशन निकाल लो, फिर उसका स्ट्रक्चर हम देख लेंगे तो शेप मालूम पड़ जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो यार। किसका हाइब्रिडाइजेशन? SO3 2- का हाइब्रिडाइजेशन। आओ चेक कर लो, Z की वैल्यू निकालो पहले, Z के करस्पॉन्डिंग हम हाइब्रिडेशन लिख देंगे। सेंट्रल एटम क्या होगा? सल्फर। सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 और प्लस। देखो क्या यहाँ मोनोवैलेंट एटम है? नहीं। निगेटिव या पॉजिटिव चार्ज है? हाँ। देखो कितना चार्ज है? 2, तो +2 कर देंगे। दैट विल बी इक्वल्स टू 8/2 और डिवाइड करोगे तो 4। Z के वैल्यू 4 के लिए क्या होता है? sp3, और sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल। लेकिन क्या एक्चुअली ये टेट्राहेड्रल होता है? ये सोचने वाली बात है। तो आप ऑप्शन नंबर ए टेट्राहेड्रल और sp3 जो ही दिखेगा आप क्या करेंगे? हाँ, SO3 2- है ना, अरे सॉरी मैं तो ध्यान नहीं दिया। हाँ बिल्कुल, इसका ज्योमेट्री तुमको मालूम पड़ गया ना, टेट्राहेड्रल। तो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ट्राइगोनल पेनर नहीं हो सकता है, पिरामिडल हो ही नहीं सकता है। पिरामिडल तब फॉर्म होता है जब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल का स्ट्रक्चर होता है। टी शेप नॉट पॉसिबल, यानी टेट्राहेड्रल इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए मैं ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा इसके साथ कोई और आयन जुड़ा हुआ है। SO3 2- ही है, तो टेट्राहेड्रल इसका शेप होगा sp3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। चलो, which of the following is expected to be paramagnetic complex? अगेन देखो वही वाला सवाल आ गया, इसमें तुमको बताना है कि पैरामैग्नेटिक कौन सा होगा। अब मैंने थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ इसके यहाँ, ठीक है। उसके बाद इसको तुम खुद फिर से करोगे सॉल्व, ठीक है। ऑलरेडी मैंने बहुत अच्छे से ये सारी चीजें करा रखी है यार। अगर नहीं है ना तो जाके एक बार देख लो, उसके बाद आके इसको सॉल्व करो, तुरंत सॉल्व हो जाएगा, गारंटी देता हूँ मैं, तुरंत सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चेक करो कॉम्प्लेक्स तुम्हारे कौन कौन से, पहले कॉम्प्लेक्स निकालो बाहर। NiH2O6 और साथ में लगाए 2+। दूसरा कॉम्प्लेक्स है NiCO4, ठीक है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। अगला है Zn4 है यार, जिंक। NH3 4 और 2+, और अगला है CO NH3 6, ठीक है। अब देखो मैं तुमको बता देता हूं, इसमें मैंने तुमको ये बताया था क्या, VBT के अकॉर्डिंग दो ही चीजें होती है, या तो पेयरिंग होगी या तो पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग कब होती है? जब स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होते हैं। जब स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होते हैं तो पेयरिंग होती है, और जो वीक लाइगेंड होते हैं तो पेयरिंग नहीं होती है, याद है। स्ट्रॉन्ग लाइगेंड पेयरिंग होगी, वीक लाइगेंड में पेयरिंग नहीं होगी। यहां पेयरिंग होगी, यहां नो पेयरिंग। और पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक क्या है? मैग्नेटिक बिहेवियर इसके अंदर मैंने तुमको बताया था। दो तरह के मैग्नेटिक बिहेवियर शो हो सकते हैं, कौन सा? एक तो पैरामैग्नेटिक और दूसरा डायामैग्नेटिक, है ना। अब पैरामैग्नेटिक कब होगा? याद रखो, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तुमको उसके अंदर दिखेंगे ना, कोई भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा है मतलब वो पैरामैग्नेटिक। और डायमैग्नेटिक कब? जब नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखो मैं तुमको बता देता हूं, ये देखो H2 ये एक वीक लाइगेंड होता है, मतलब पेयरिंग मत कराना। यहां मैं इतना सब बता देता हूं, उसके बाद तुम खुद कर ले जाओगे, ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। CO देखो कार्बोनिल, ये एक स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होता है, और इसके नीचे से ना जितने तुमको दिखेंगे ना सब स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होंगे। NH3 स्ट्रॉन्ग लाइगेंड, ये भी एक स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है। वीक लाइगेंड मतलब नो पेयरिंग, यहां पेयरिंग मत कराना, नो पेयरिंग। और इन सब में पेयरिंग करा देना, बस सवाल खत्म। मैंने तुमको डेटा बता दिया यार, तुम सवाल कर सकते, इजीली इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इस सवाल, ठीक है। अब इसको होमवर्क करो, कमेंट डाउन करना आंसर को, ठीक है। चलो अगला सवाल है, द डीकंपोजिशन ऑफ N2
O5 इन CCl4 टेक्स प्लेस, N2O5 का रिएक्शन दिया हुआ है, लिख लो यहाँ N2O5 गिव्स यू 4NO2 प्लस O2, यहाँ 2 लगा हुआ है, ठीक है। हमसे पूछा कि द रेट ऑफ रिएक्शन, अरे यार रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो। तो मैं तुमको बताया था ना कि जो रिएक्टेंट होता है उसके आगे माइनस साइन लगता है, प्रोडक्ट में माइनस मत लगाना, है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये देखो डी ऑफ N2O5 अपॉन dt। और याद देखो यहाँ कोफिशिएंट 2 है, तो याद करो मैंने तुमको बताया था केमिकल काइनेटिक्स वीडियो के अंदर, ये क्या होता है कोफिशिएंट 1 बाई के नीचे चले जाता है और आगे क्या लगता है माइनस साइन, इज इक्वल्स टू 1/4 डी ऑफ NO2 अपॉन dt इज इक्वल्स टू डी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन dt। यही होगा तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन में चेक कर लो, क्या आगे क्या दिख रहा है, -1/2 dN2O5 अपॉन dt, कहीं दिख रहा है -1/2 dN2 अपॉन dt। अरे डी नंबर एब्सोल्यूट करें, यहाँ तो प्लस है, गलत, प्लस है गलत, प्लस है गलत, नहीं हो सकता है प्लस, माइनस होगा, यानी -1/2 dN2O5 अपॉन dt इज योर एब्सोल्युटली योर करेक्ट आंसर, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, अगला सवाल, यूपीएससी नेम ऑफ K3Al C2O4 होल थ्राइस इज कॉल्ड। अरे रे यूपीएससी नॉमेनक्लेचर याद करो, कार्बन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बहुत अच्छे से मैंने सेट ऑफ रूल्स पढ़ा रखे थे, यहां मैं डायरेक्टली नेमिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो आ जाओ देखो कंपाउंड क्या है, K3Al C2O4 होल थ्राइस, इसको क्या बोलते हैं, इसकी नेमिंग क्या है, हमसे ये पूछा गया है। तो नेमिंग क्या है इसकी, आओ देख लो नेमिंग क्या है, K3Al C2O4 3 होल 3। अब देखो यहां देखो आईयूपीएससी नेमिंग का ना कुछ रूल्स होता है, और रूल्स क्या बोलता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ना सबसे पहले नेमिंग करते हैं हम बाहरी वाले मेटल का। तो बाहरी वाले मेटल क्या है, पोटेशियम है, ठीक है। तो सबसे पहले मेटल की नेमिंग होगी, फिर अंदर जाके लाइगेंड की नेमिंग होगी। पहले नेमिंग, मैं स्ट्रक्चर तुमको बता देता हूं, पहले अगर बाहर कोई मेटल है तो मेटल की नेमिंग करो, फिर लाइगेंड को पहचानो, फिर लाइगेंड की नेमिंग करो, फिर सेंट्रल मेटल एटम की नेमिंग करो। अब सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, जिससे लाइगेंड डायरेक्टली जुड़ा होता है, तो यहां सेंट्रल मेटल एटम क्या होगा, एल होगा। और इस पूरे को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये जो ब्रैकेट तुमको दिख रहा है ना, इस पूरे को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और इसके अंदर जो भी हमारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनको बोलते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, सेंट्रल मेटल एटम। और फिर लिखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ये स्ट्रक्चर होता है आईयूपीएससी नेमिंग का, किसके, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए। आओ तो स्ट्रक्चर फॉलो करो, बाहर क्या है, पोटेशियम, तो सबसे पहले के है, के को क्या बोलते हैं, पोटेशियम, तो पहले लिख लो पोटेशियम की नेमिंग, पोटेशियम। फिर अंदर अब देखो C2O4 ये एक लाइगेंड है, ये एक स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होता है, और इसको हम पढ़ते हैं ऑक्जेलेटो। इसको क्या पढ़ते हैं, ऑक्जेलेटो। C2O4 का नाम क्या है, लाइगेंड का नाम देखो तुमको पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं C2O4 ऑक्जेलेटो। और C2O4 इस पे 2- का चार्ज होता है, ये भी याद रख लेना। नाम क्या है इसका, ऑक्जेलेटो। देखो कितने नंबर में है, 3 में है, तो मैं लिख सकता हूं पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो। चलो इतनी तक तो नाम हो गई। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम कौन है, एल्यूमिनियम। कौन है, एल्यूमिनियम। साफ साफ लिखा जाए, आ जाओ साफ साफ लिखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। एक बार और आ जाओ, एक बार और, एक बार और, कम ऑन मेरे साथ एक बार और आ जाओ, साफ साफ लिखते हैं। आगे क्या है, पोटेशियम, तो लिख लो पहले पोटेशियम। फिर क्या है, C2O4 को बोलते हैं ऑक्जेलेटो, कितने हैं, 3 है, तो पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो। अब देखो आगे क्या है, एल्यूमिनियम, तो मैं इसको एल्यूमिनियम लिख दूं, नहीं गलत हो जाएगा, हम एल्यूमिनियम नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे एल्यूमिनेट। सही क्या होगा, नॉट एल्यूमिनियम, इसको हम क्या लिखेंगे, एल्यूमिनेट। सवाल है सर एल्यूमिनेट क्यों लिखे, उसका नाम तो एल्यूमिनियम है, एल को हम एल्यूमिनियम पढ़ते आ रहे हैं और आप बोल रहे हैं एल्यूमिनेट। देखो एल्यूमिनेट क्यों, क्योंकि देखो ये कॉम्प्लेक्स को देखो, अगर कॉम्प्लेक्स को तोड़ोगे ना तो यहां देखो ये, क्योंकि ये पोटेशियम क्या है, मेटल है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस पूरे जो ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट, इस पे निगेटिव चार्ज आएगा। और ये जो पूरा ब्रैकेट है ना, इसको मैं अभी बताया, इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, स्क्वायर ब्रैकेट जो ऐसे लिखा हुआ है ना ब्रैकेट के अंदर, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और इसमें निगेटिव चार्ज है, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे जब भी तुमको निगेटिव चार्ज दिखेगा, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायनिक स्फीयर है। एनायनिक मतलब निगेटिव चार्ज,
और जब भी एनायनिक स्फीयर होता है ना, तो जो सेंट्रल मेटल एटम होता है ना, उसके लास्ट में ATE जोड़ देते हैं। ओ हो, ये रूल है। मतलब देखो यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा, इसका मतलब यह जो एल्यूमिनियम है ना, इसके साथ ATE जुड़ जाएगा, इसके साथ ATE जुड़ जाएगा, तो इसको हम एल्यूमिनेट लिख लेंगे। अब लास्ट क्या बचा, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। तो मान लो मैं पोटेशियम को X मान लेता हूं, है ना। पोटेशियम, सॉरी, पोटेशियम का चार्ज तुमको पता है ना, इसको X क्यों मानेंगे, हमको ऑक्सीडेशन स्टेट कितना चाहिए, एल्यूमिनियम का। तो एक पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है, यहाँ 3 पोटेशियम है, तो मैं यहाँ लिख दूं +3, प्लस एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट को X मान लो, X। अब देखो मैंने तुमको क्या बताया था, C2O4 पे 2 का चार्ज होता है, यहाँ 3 है, C2O4 यहाँ 3 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ -6 कर दूं, इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ X की वैल्यू कितनी आ गई, +3। X की वैल्यू कितनी आ गई, +3। इसका मतलब कि सर यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +3। मतलब इसका पूरा नाम क्या होगा, पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट 3। ऑप्शन सी मैच करो, देखो पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट 3, ऑप्शन नंबर सी जो एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। जहां जो 3 है वो क्या है, तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट है। जो 3 है वो क्या है, तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। सी इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। आगे बढ़े। इन वुड्स रिएक्शन द रिएजेंट यूज्ड इज, अरे यार हमसे ये पूछा गया कि वुड्स रिएक्शन जो होता है ना, उसमें कौन कौन से रिएजेंट यूज होते हैं। तो तुमने वुड्स रिएक्शन तो पढ़ा होगा, वुड्स रिएक्शन तुमने पढ़ा होगा। वुड्स रिएक्शन क्या होता है, कपलिंग होती थी, याद है। और उसके अंदर हम सोडियम के साथ ड्राई ईथर लेते थे, याद करो। वुड्स रिएक्शन के अंदर सोडियम के साथ क्या लिया जाता था, ड्राई ईथर लेते थे हम, ठीक है। तो इसका रिएक्शन में कपलिंग रिएक्शन होती है, जिसमें क्या होता है, मान लो जैसे कोई अगर RCl कंपाउंड जुड़ा होता है, इसके साथ हम क्या करते हैं, Na साथ में लेते हैं ड्राई ईथर, Na तो साथ में क्या लेते हैं, ड्राई ईथर, Na और साथ में लेते थे ड्राई ईथर, है ना। 2 मोल्स ऑफ ये लेते थे, तो एक खुल जाते थे और साथ में RR बनता था और साथ में NaCl बाहर निकलता था। यही तो है वुड्स रिएक्शन। तो वुड रिएक्शन के अंदर याद रख लो, जो रिएजेंट होते हैं वो होते हैं सोडियम और साथ में ड्राई ईथर, सोडियम और साथ में ड्राई ईथर। मतलब ऑप्शन नंबर सी इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टू यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो यूनिमोलिकुलर और दो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरह के होते हैं, आपने पढ़ा है। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एक होता है बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम SN1 और SN2 बोलते हैं। यूनिमोलिकुलर का मतलब SN1 और बाइमोलिकुलर दिया होता है तो लिखते हैं SN2। फिलहाल हमको यहाँ यूनिमोलिकुलर से मतलब है। तुमसे पूछा है कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताओ। अरे यार, तो सबसे पहले तो बेसिक ऑर्डर देख लो ना कि SN1 का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होती है। मतलब SN1 यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग असली ऑर्डर क्या होता है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कंपाउंड होता है, इसके अंदर सबसे ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री कंपाउंड, फिर उसके बाद होता है 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री इसमें सबसे अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं। अब हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव। अब देखो जो 3 डिग्री होता है ना, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। जो सबसे ज्यादा स्टेबल वो ज्यादा रिएक्ट करेगा। सॉरी, स्टेबिलिटी में बोल दिया, यहाँ रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है, मैं भी क्या बोल रहा हूँ। स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है। देखो यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होती है, याद रख लो। 3 डिग्री, जब भी 3 डिग्री तुम्हारा होगा कंपाउंड, वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। फिर 2 डिग्री उससे कम और 1 डिग्री सबसे कम, यानी SN1 के लिए जो ऑर्डर होता है वो 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है, फिर 2 डिग्री कंपाउंड, फिर 3 डिग्री कंपाउंड। अब इसमें चेक कर लो कि कौन सा जो 4 कंपाउंड है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव, मतलब कौन सा चारों कंपाउंड में से 3 डिग्री कंपाउंड होगा। तो पहले मिथाइल क्लोराइड, तो मिथाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ कर लो। मिथाइल होता है CH3Cl। अरे यार ये तो 1 डिग्री है ना, ये तो 1 डिग्री नहीं है, मतलब इसकी कोई डिग्री नहीं है, ये 1 डिग्री भी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो इसका कार्बन सिंगल हैंडेडली किसी दूसरे कार्बन से नहीं जुड़ा है, मतलब इसकी तो कोई डिग्री नहीं है, ये तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा। फिर आता है इथाइल, इथाइल मतलब CH3CH2Cl, ये देखो ये 1 डिग्री है। सिमिलरली टर्शरी ब्यूटाइल, देखो टर्शरी ब्यूटाइल कैसे बनता है, जब आप आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर पढ़ रहे होंगे तो उसके अंदर आपने टर्शरी ब्यूटाइल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखा होगा। टर्शरी ब्यूटाइल होता है तुम्हारा ऐसे एक कार्बन होता है, इसके साथ CH3 ग्रुप जुड़ा होता है और यहां लगा है Cl। ये देखो ये कार्बन 3 डिग्री कार्बन है। यहां देखो कैसे, क्योंकि ये कार्बन इधर एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर भी एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर भी एक कार्बन जुड़ा हुआ है, मतलब ये 3 डिग्री कार्बन प्रेजेंट है इसके अंदर। ओहो 3 डिग्री कार्बन, चलो पकड़ा गया। सिमिलरली आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसो ग्रुप कौन सा होता है भाई, देखो आइसो ग्रुप होता है तुम्हारा ऐसे, कार्बन इधर लगा है तुम्हारा होता है CH3, इधर लगा होता है तुम्हारा CH3,
और इधर तुम्हारा लग जाता है क्लोरीन। इसको आइसो ग्रुप बोलते हैं। इसको जिसको ये इसको ना फिश टेल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। मछली की पूंछ जैसा दिख रही है ये फिश टेल स्ट्रक्चर, ये आइसो है। यहाँ 2 डिग्री है। ओहो, 3 डिग्री किस में है? टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। और 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। टर्शरी ब्यूटाइल जो स्ट्रक्चर क्लोराइड होता है, इसके अंदर जो कार्बन होता है वो 3 डिग्री कार्बन होता है, और 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है SN1 में, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो CF2 डबल बॉन्ड CF2 इज अ मोनोमॉर्फ। अरे तो बड़ा सिंपल सवाल है, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। ये टेफ्लॉन का मोनोमर होता है, ठीक है, तुम्हारा टेफ्लॉन का मोनोमर होता है CF2 डबल बॉन्ड CF2। ये होता है तुम्हारा पॉलीटेट्राफ्लोरोइथेन, इसको बोलते हैं पॉलीटेट्राफ्लोरोइथेन। जो तुम्हारा टेफ्लॉन होता है ना, टेफ्लॉन को बोलते हैं पॉलीटेट्राफ्लोरोइथेन। हाँ मैं तुमको करा ही देता हूँ। देखो आपने पॉलीमर वाले चैप्टर में इस चीज को पढ़ा होगा। टेफ्लॉन को बोलते हैं पॉली टेट्राफ्लोरोइथेन, ठीक है, पीटीएफई पॉलीटेट्राफ्लोरोइथेन। अब जो सी डबल बॉन्ड सी जो है ना, CF2 डबल बॉन्ड CF2, ये एक्चुअली टेफ्लॉन का ही मोनोमर होता है। मोनोमर मतलब इसी से मिलकर टेफ्लॉन बनता है। जब हम क्या करते हैं, एन मॉलिक्यूल लेते हैं ना, किसका, CF2 डबल बॉन्ड CF2, और जब हम इसको पॉलीमराइज कराते हैं, जब पॉलीमराइजेशन होता है तो इनका डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाते हैं C, इधर F लग जाता है, इधर F लग जाता है, फिर सिंगल बॉन्ड C, इधर F लग जाता है, इधर F लग जाता है, और दोनों साइड से इनकी क्या होती है, चेनिंग शुरू हो जाती है। तो ये N नंबर, इसी को बोलते हैं टेफ्लॉन। यही तुम्हारा टेफ्लॉन है। टेफ्लॉन मतलब पॉलीटेट्राफ्लोरोइथेन। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथेन, देखो 2 कार्बन है इसलिए इसका नाम इथेन है, 4 है फ्लोरीन इसलिए टेट्रा फ्लोरीन, और क्योंकि N नंबर है इसलिए पॉली है ना। तो जब पॉलीमराइजेशन करते हैं तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और सिंगल हैंडेडली दोनों बॉन्ड यहाँ जोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, इधर भी और इस साइड से भी, है ना। तो ये एक लॉन्ग पॉलीमराइजेशन चेन को फॉलो करते हैं, इसलिए टेफ्लॉन है। टेफ्लॉन की मोनोमर यूनिट होती है CF2 डबल बॉन्ड CF2, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़े, अगला सवाल। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है जो है CH3COOH। हमसे ही पूछा ना कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी बताओ। अब देखो, अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है तो आपको एसिडिटी का ऑर्डर प्रेडिक्ट करने आता होगा, एसिडिक ऑर्डर आपको प्रेडिक्ट करने आता होगा। कैसे? देखो, सबसे पहले समझो कि एसिड होता क्या है। एसिड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो इजीली H+ आयन को रिलीज कर दे। अगर कोई कंपाउंड आसानी से H+ आयन को रिलीज कर दे रहा है ना, इसका मतलब कि वो अच्छा एसिड है। तो अगर मैं यहां देखो, यहां मैं एसिटिक एसिड की बात करूं, CH3COOH। अब देखो यहां देखो लास्ट में जो OH ग्रुप देखो, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। अगर ये पूरा कंपाउंड आसानी से H को छोड़ दे, जैसे अगर मैं इसको फॉर्म करूं, अगर मैं इसको तोड़ूं इसके आयंस में, तो ये CH3C डबल बॉन्ड O माइनस और प्लस H+, ठीक है। ये जो H+ निकला यही तो एसिडिटी बताता है। मतलब एसिडिटी किसकी ज्यादा अच्छी होगी? जिसके अंदर H+ आयन इजीली छोड़ सके। और H+ आयन इजीली कब छूटेगा? जब देखो H+ आयन का बॉन्ड यहां से ब्रेक कब होगा? जब तुम H की सारे इलेक्ट्रॉन को छीन लो। तुम H के सारे इलेक्ट्रॉन को अगर अपने पे छीन लेते हो तो ये H जो है वो यहां से निकल जाएगा बाहर। अब छीनने के लिए यहां तुमको -I इफेक्ट लगाना पड़ेगा। मतलब जिस कंपाउंड में -I इफेक्ट ज्यादा होगा वो क्या करेगा, इजीली H+ को रिलीज कर देगा। अब -I इफेक्ट किसकी वजह से आता है? -I ग्रुप के वजह से आता है। मतलब जितना स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप लगाए उतना जल्दी वो H+ को रिलीज करेगा, और जितना जल्दी और जितना आसानी से वो H+ को रिलीज करेगा वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा। अब यहाँ कंपाउंड दिया हुआ, उस कंपाउंड को जरा साइड में लिख लो। कौन कौन सा लगता है? अब सवाल भी खत्म हो गए, आखिरी सवाल है ये, कोई बात नहीं, आओ सॉल्व करते हैं अच्छे से इसको। कंपाउंड क्या दिया हुआ है? पहला कंपाउंड दिया हुआ है CH3COOH। दूसरा कंपाउंड क्या दिया हुआ है? CH3CH2COH। CH2COOH, है ना। ये बॉन्ड नहीं हो, बीच का बॉन्ड हटा दो, डायरेक्टली इसको जोड़ दो, CH3CH2COH। तीसरा कंपाउंड क्या दिया हुआ है? हमको 4 कंपाउंड में ऑर्डर प्रेडिक्ट करना है। अगला है CH3 होल ट्वाइस COH, मतलब कि एक कार्बन है यहां और इस पे
ऐसे दो CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, इधर से भी और इधर से भी। और अगला क्या है, 3 है अगले वाले में, CH2 COOH। इसमें इधर से भी एक CH3 ग्रुप, इधर से भी एक CH3 ग्रुप और इधर से भी एक CH3 ग्रुप। अब देखो, चेक करो, चेक करो, यहां देखो, क्या कहीं इसमें -I ग्रुप लगा हुआ है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हर जगह देखो सिर्फ CH3 है, CH3 है, CH3 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 CH3। CH3 मतलब एल्काइल ग्रुप। अरे मिथाइल है ना, ये एल्काइल ग्रुप होता है। और आपने ऑर्गेनिक के अंदर ये चीजें जरूर पढ़ी हैं कि सर जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं ना, वो -I इफेक्ट शो करते हैं। यहां मैं गलती लिख दिया, यहां +I ग्रुप, +I इफेक्ट जिसका ज्यादा होगा ना, सॉरी, अरे यार क्या कंफ्यूज हो जा रहा हूं मैं अभी। देखो देखो, फिर से देखो, यहां देखो, CH3 एक अल्काइल ग्रुप है ना। और आपने ऑर्गेनिक के अंदर ये चीजें पढ़ी है ना कि सर अल्काइल ग्रुप +I इफेक्ट को शो करते हैं। +I इफेक्ट का मतलब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को खींचते नहीं है ना। और जितने भी CH3 ग्रुप लगे हैं सभी क्या है, +I ग्रुप है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। अब ये बताओ, हमको यहां H+ इलेक्ट्रॉन को छीनना है। जब H+ इलेक्ट्रॉन को छीनोगे तभी तो H+ बाहर निकलेगा। लेकिन यहां लग गया है, जितना लगे हैं इसमें सब डोनेट करने वाले लगे हैं। मतलब यहां CH3 इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, इलेक्ट्रॉन को छीन नहीं रहा है। मतलब यहां CH3 ग्रुप है, ये +I इफेक्ट शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, और हमको इलेक्ट्रॉन को छीनना है। और जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को छीन सके, बाहर निकाल सके, वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा। अब यहां जब देखोगे पहले कंपाउंड में, तो यहां कोई भी +I ग्रुप नहीं लगा है ना। यहां देखो, यहां एक +I ग्रुप लग गया बाहर। देखो CH3, CH2 के साथ देखो बाहर जुड़ गया CH3, मतलब यहां एक +I ग्रुप है। यहां देखो, यहां 2 +I ग्रुप है, और यहां देखो यहां 3 +I ग्रुप है। ओहो, मतलब यहां है 3 +I ग्रुप, 3 +I ग्रुप। यहां है 2 +I ग्रुप, और यहां है 1 +I ग्रुप, और यहां एक भी +I ग्रुप नहीं है। अब तुम खुद बताओ, +I ग्रुप इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, मतलब ये तो भर भर के इलेक्ट्रॉन देगा। तो क्या ये एसिडिक अच्छा होगा? ना, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि एसिडिक होने के इलेक्ट्रॉन को निकालना है, ये तो दे रहा है साला, ये तो भर भर के दे रहा है। ये 3 भर भर के दे रहा है इसको। फिर ये देखो 2, यहां 2 +I ग्रुप लगा हुआ है, इसका मतलब कि ये भी इलेक्ट्रॉन को दे रहा होगा, लेकिन हालांकि 3 से तो कम दे रहा होगा, मतलब इसकी एसिडिटी थोड़ी बेटर होगी 3 वाले से। यहां एक है, यहां सिर्फ एक ही ग्रुप दे रहा है, मतलब इसकी और बेटर होगी। और यहां एक भी ग्रुप नहीं है, मतलब ये जो है ये एक्चुअली बहुत अच्छा एसिडिक होगा, मतलब ये मोस्ट एसिडिक होगा। तो ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर होगा CH3COH सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर होगा CH3 CH2COH, फिर होगा CH3 होल ट्वाइस COH, और फिर सबसे कम एसिडिक होगा जिसमें सबसे ज्यादा +I ग्रुप 3 लगे हुए हैं, COH। मतलब ये तुम्हारा करेक्ट ऑर्डर है। अब इस करेक्ट ऑर्डर को यहां मिला लो, आ जाओ चेक कर लो। करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? सबसे ज्यादा एसिडिक चेक कर लो, CH3COH होगा। तो यहां है और यहां है, D और B तो काट दो। उसके बाद चेक करो CH3 CH2COH सही है। यहां देखो CH3 होल ट्वाइस गलत है, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर C गलत हो गया। ऑप्शन नंबर A जो एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो CH3COH, CH2 CH2COH, CH3 होल ट्वाइस CHCOH, और CH3 होल ट्वाइस CO। यार C डबल बॉन्ड है ना, ये CH2, ये गड़बड़ हो गया यार। यहाँ क्या करते हैं यार टीम, टाइपिंग मिस्टेक इतना गड़बड़ है ना कि क्या बताएं। CH2COH यहाँ होगा, ठीक है, यहाँ भी CH2COH कर लो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर A इज एब्सोल्युटली और करेक्ट आंसर। अब हमारे सारे सवाल खत्म हो गए। मैंने पूरी की पूरी केमिस्ट्री का पेपर आप लोगों के लिए सॉल्व करा दिया, MU BSc वाले के। इतने सारे सवाल हैं, आपको होमवर्क के भी दिए गए हैं। इस सारे सवाल को प्रैक्टिस कीजिए एक बार, और सेशन को जरूर देखिए। और प्लीज अगर आप यहाँ तक एट लास्ट टिके हुए हैं इस वीडियो पे, तो आप कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सिमिलरली अगर आपके कमेंट कुछ अच्छे होंगे, अच्छे कमेंट कुछ होंगे, तो मैं ऐसे ही फिजिक्स का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा पेपर MU BSc का लेके आ रहा हूँ। तो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री की गारंटी मैं लेता हूँ। अगर अच्छे कमेंट आए, अच्छे व्यूज आए इस पर, तो हम ऐसे ही सिमिलरली फिजिक्स का भी एक PYQ पूरा चैप्टर, जितने भी फिजिक्स के जितने सवाल आए हैं सभी सवाल को लेके पेपर के अंदर पिछले 3-4 सालों में हम कंपाइल करके और इस चैनल पे डाल रहे होंगे। तो आप कमेंट करिए, आपको रिक्वायरमेंट है। टिल देन टेक केयर, पढ़ते रहिए।